सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या बर्थ मार्क का पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन होता है? कई सारे क्लाइंट मेरे पास आए हैं जो बर्थ मार्क्स की एक सवाल लेकर आए थे। तो मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं जिनके पूरा गर्दन पे ऐसा निशान होता है जैसे माला सी है। माला है तो उस पे दर्द क्यों होता है? तो जब उनका पास लिव किया गया तो पता चला कि किसी पुराने जन्म में वो जासूस हुआ करते थे, तो जासूसी करते हुए पकड़े गए थे और उनको गर्दन कटवा दी गई थी। तो जहाँ से गर्दन कटवाई गई थी वहाँ पर पूरा निशान बना था। क्या तिल का भी पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है? आपने पायल मलिक की पास्ट लाइफ देखी है? हाँ, उनका पास लाइफ हुआ था। उसको कुछ ऐसा देती है जिससे कि उसकी कंसीविंग ना हो। साथ ही साथ अपने देवर के कान भरती रहती है कि तेरा तो वंश नहीं आगे बढ़ेगा, तू दूसरी शादी कर। अब दूसरी शादी कर यानी कि कौन है, किससे शादी करूँ? मेरी बहन से कर ले। कि उन्होंने उस टाइम में अपने कुछ ऐसे कर्म देखे थे, उनके चेहरे पे आंसू ही आंसू थे, इनकी हार्ट बीट भी तेज़ हो गई थी। तो बस इतना बता सकता हूँ कि बिट्रेयल था उनके पास। मिस्ट्री बनी हुई है सुशांत सिंह राजपूत की। आपने सुशांत सिंह राजपूत की पास्ट लाइफ देखी है? अकाल मृत्यु उस श्रेणी में ला दिया, यानी कि वो डिस्टाइंड डेथ नहीं थी। एंड बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला भी थे। सर, आपने उनकी पास्ट लाइफ देखी है? 1500 कुछ में उनका जन्म हुआ था, कांगड़ा जिले में। ये उनकी दरबार में एक जासूस का काम करते थे, मतलब जैसे ये जासूस थे वैसे वो भी जासूस थी। उसी जन्म में? हाँ, और ऐसा कई बार हुआ कि वो उनके साथ जुड़कर उनके पार्टनर बनकर उनके सामने आई। सुभाष चंद्र बोस, आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? कुंडली जितनी देखी है उस हिसाब से वो उसके बाद जीवित थे और तकरीबन 80 साल की लाइफ तो उनकी रही है। सबसे बड़ी बात है कि डेथ उनकी नलीफाई यहीं से हो जाती है कि उनको ताशकंद में देखा गया था। कहाँ 1945, कहाँ 1965। तो ये तो फॉर श्योर है कि इनकी डेथ नहीं हुई थी। लेकिन आपको ये पता है कि आगे भी जिनका जन्म होगा वो किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली में होगा जहाँ पर वो नेतृत्व करेंगे। जो कैलाश पर्वत है उसके ऊपर सीढ़ियां हैं। नॉर्मल इंसान तो उन सीढ़ियों को देख नहीं सकता कि कैलाश पर्वत के ऊपर एक बाउंड्री आ जाती। पिछले जन्म का भाई इस जन्म में किसी लड़की का पति बनकर आया था। जब हमने उनकी पास्ट लाइफ की तो पता चला कि पास्ट लाइफ में दोनों हस्बैंड वाइफ उस टाइम में दोनों ही भाई थे। तो वो जो नौकर था उसके पास, उसको उसने बोल के ना उसके दूध में धतूरा मिला। कि आपने अपना से पिछला जन्म था वो देखा है? एक और लाइफ मैंने देखी जिसमें कि मैं बहुत ऊंचे पहाड़ से गिर जाता। तो क्या आपने यमराज देखे? धर्मराज के साथ एक बार मेरा हुआ और साथ में उन्होंने ये बताया कि क्योंकि तुमने ये अच्छे कर्म किए इसलिए तुम्हें हाथ लगाने से मना किया गया। कैसे थैंक हैं? यू। बिल्कुल ठीक हो मैम, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। लास्ट पॉडकास्ट लोगों ने बहुत पसंद करा है, तो हम जी। अगेन बैक हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज पिछले जन्म के राज खुलने वाले हैं और मैं खुद क्यूरियस हूँ क्योंकि ऑफ कैमरा आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो मुझे जिसके बारे में और जानना है। स्टार्टिंग लेकिन हम करेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि बोला जाता है कि सोल का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जन्म लेने से पहले। सर, बताइए इसके बारे में। देखिए, सोल का कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाया जाता है? सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आत्मा शरीर छोड़ के गई है उसे दोबारा एक शरीर चाहिए, राइट? अब अगर उसका कोई ऐसा धर्म है या फिर ऐसा कोई कर्म रह गया है जो उसे उसी सेम परिवार में करना है, पर किसी वजह से उसे वापस आना पड़ा। कई बार होता है कि आ, अकाल मृत्यु होती है, ठीक है? अब 15 साल के बच्चे की हो गई, 20 साल के बच्चे की हो गई, बट उसकी उस फैमिली में जो लाइफ लिखी हुई थी तकरीबन 70-80 साल की लिखी हुई थी। तो अब वो जो करने आया था बेसिकली उसने तो किया ही नहीं। अभी तो वो अपनी एजुकेशन फेज़ में था। आगे जाके वो क्या कर्म करने वाला था, क्या नहीं करने वाला था, वो तो अभी किया ही नहीं। और ड्यू टू एनी एक्स वाई जी रीजन्स, कभी किसी का किया कराया होता है, कभी कुछ कारण हो सकता है, तो उसको वापस आना पड़ा, उसे वो शरीर छोड़ना पड़ा। तो इन दैट केस वो आत्मा दोबारा उस परिवार में जाती है या जा सकती है। उसे एक चॉइस मिलती है, ठीक है? हम मान के चलते हैं ऑड नंबर में चॉइस मिलती है, तो 3 पेरेंट्स की अगर चॉइस मिलेगी या 3 फैमिलीज़ की, तो उसमें से एक चॉइस वो सेम पुरानी फैमिली की होती है। अच्छा। इसीलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि हमारे ही पितृ हमारे ही फैमिली में आते हैं, तो वो अगर उनका कोई कर्म रह गया हो तो उसको पूरा करने के लिए आते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें कि उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है उसके बेसिस पे उनको 3 फैमिलीज दी जाती हैं। अब अगर आपका पर्पस ऑफ लाइफ पुरानी लाइफ का नहीं पूरा हुआ, तो यानी कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ तो अभी वो हल ही नहीं हुआ, तो उसी को आपको दोबारा जाके करना है। तो इन दैट केस आपको वो पुरानी फैमिली की ऑप्शन मिलती है। ओके। और ज़्यादातर वो जो आत्मा होती है वो
उसी फैमिली को चूज़ करती है ज़्यादातर। बट देन अगेन उसके पास ये चॉइस होती है कि मैं उस फैमिली में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ या नहीं। तो कई बार हम ये एस्ट्रल ट्रैवल करके हम उस आत्मा से पूछते हैं कि आप क्या उस फैमिली में जन्म लेंगे। अगर वो उसको चूज़ करके हाँ बोलते हैं तो फिर वो उस फैमिली में जाते हैं। इफ़ नॉट किसी भी कारण से, अब ज़रूरी नहीं है कि वो, हो सकता है उनको आइसक्रीम पसंद हो, आइसक्रीम ना मिलती हो मैं मजाक में कह रहा हूँ ये बात, बट कोई भी कारण हो सकता है जिस वजह से वो उस फैमिली में नहीं जाना चाहते, अपना पर्पस जो है, पर्पस ऑफ लाइफ है, किसी और फैमिली के साथ रहकर निभाना चाहते हैं, तो वो उनके लिए वो द्वार ओपन है। तो अगर वो किसी और फैमिली को भी चूज़ कर रहे हैं तो चूज़ तो वो कर ही रहे हैं, इट मीन्स हम खुद ही चूज़ कर रहे हैं कि हमें कहाँ पर जन्म जन्म लेना है। राइट। तो सर, मैं जब सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में रिसर्च कर रही थी तो एक मैंने कमेंट देखा था, वो बोल रहे थे कि अगर आप लोग बोलते हैं कि हम खुद से चूज़ करते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि मैंने ये फैमिली चूज़ करी हो क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ इस फैमिली में, मेरे पेरेंट्स मुझे परेशान करते हैं, तो मैं तो बहुत हैप्पी लाइफ चूज़ करती। अगर आपका पर्पस ऑफ लाइफ ही ये है कि आपने पुराने कर्म भोगने आना है, आपने किसी को बहुत ही ज़्यादा दुख दिए थे, तकलीफ़ें दी थी, तो आपको वो दुख तकलीफ़ें ही झेलने आना है, तो फिर चाहे आप राम के घर में जाओ, चाहे रहीम के घर में जाओ, चाहे एंथनी के घर में जाओ, झेलने तो आपने वही आना है, दुख भी हम खुद ही चूज़ कर रहे हैं। क्योंकि वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है। अगर आपने कर्मों में ऐसा किया है कि किसी को दुख ही दुख दिया है, अब आज मैं आपको पत्थर मारता हूँ, मुझे कल को पत्थर ही खाना है, तो वो मैं आपके घर आके भी खा सकता हूँ, मैं किसी और के घर जाके भी खा सकता हूँ। चूज़ मैं कर रहा हूँ कि मुझे पत्थर किससे खाना है। हो सकता है मैं ये चूज़ करूँ कि वो मुझे कमज़ोर लग रहा है, शायद उसका जो पत्थर आएगा वो धीरे आएगा, ये तो ज़्यादा पावरफुल लग रही है, ये मारेगी तो बहुत ज़ोर से लगेगा, तो मैंने ही चूज़ कर लिया उसको। आज जो हमें दुख दिख रहे हैं, क्या पता वो दुख उस दूसरी फैमिली से कम है, तो हमें तो दुख ही दुख दिख रहे हैं क्योंकि हम तो बाकी फैमिलीज़ को जानते ही नहीं, या हम बाकी परिस्थितियों को जानते नहीं। तो हमें आज प्रेजेंट तो दिख रहा है कि हम क्या झेल रहे हैं, पर उससे कितना वर्स हो सकता था या कितना बेटर हो सकता था, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी चॉइस ही गलत थी। तो ये चॉइस हमेशा तो सही नहीं होती। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, हम टॉस करते हैं, टॉस करने के बाद कई बार बैटिंग ले लेते हैं और बाद में पता चलता है ओहो डिसीजन गलत था। तो ऐसा डिसीजन आपके साथ भी हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप देखो, अब थॉट प्रोसेस तो हमारा कहीं पे भी जा सकता है। जो आप झेल रहे हो आपके लिए तो वही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, बट क्या पता आप इससे ज़्यादा झेलने वाले थे। अब छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, समुद्र में तूफान आना है, राइट। बहुत साल पहले जब ये भविष्यवाणियाँ नहीं होती थी, या फिर जब ये नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में पहले से पता नहीं चलता था, तो क्या होता था, एकदम से तूफान आने में पता चलता था, तो लोग जो मछुआरे वो समुद्र में जाते थे वो तो मारे ही जाते थे बेचारे। यहाँ उसके आसपास जो रह रहे होते थे उनका बहुत नुकसान होता था। अब कम से कम ये तो मालूम होता है कि आप आगे अंदर समुद्र में नहीं जाना, वहाँ पर नज़दीक में रहोगे तो आपको नुकसान होगा, तो आप दूर चले जाओ। तो अपनी ज़रूरी चीज़ें उठाकर आप दूर चले जाते हो, वापस आने में पता चलता है कि नुकसान हुआ, पर कम से कम जान और माल तो बचा। तो ऐसा ही सब कुछ हमें जब तक मालूम नहीं होगा कि हमारे साथ क्या हो सकता था, तब तक तो आप यही सोचो कि जो हो रहा है वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ओके, सो आप कह रहे हैं सर कि हम खुद से अपनी लाइफ चूज़ कर रहे हैं। आप बताएंगे कि सोल जब चूज़ करती है तो वो क्या क्या इंसिडेंट्स ऑल्सो चूज़ कर लेती है, जैसे कि आप पेरेंट्स को वो चूज़ कर रही है, अपनी एजुकेशन वो चूज़ कर रही है, तो लाइफ के क्या क्या चीज़ें हैं जो वो चूज़ करके आ चुकी है? एजुकेशन चूज़ नहीं कर रही, ओह। ठीक है। वो जब आती है तो एक फैमिली चूज़ करके आती है, और उसके साथ उसका पर्पस ऑफ लाइफ आता है कि मैंने ये किया था, मुझे ये लेकर जाना है, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना है, ओके। दुख का या सुख का। कई बार कहते हैं ना लोग, पता नहीं इसने क्या ही दान किया होगा कि इसको सुख ही सुख मिला है, ऐसी फैमिली मिली है, सिल्वर स्पून मिला है। तो वो आप क्या लेकर आए हो, क्या भुगतने आए हो, वो तो आपको पता है, पर आने के बाद अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक टीचर के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, तो अमूमन क्या माना जाएगा कि टीचर के बच्चा जो है वो वेल एजुकेटेड होगा, पर बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे आगे पढ़ते ही नहीं। ऐसे बहुत से क्लाइंट्स मेरे पास आए कि मैं लोगों की लाइफ बनाता रहा हूँ और मेरा बच्चा मेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ के धक्के खटवाता है। ठीक है, एक मेरे पास आए थे, फैमिली आई थी, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने चाइल्ड अब्यूज़ किया था किसी के साथ, और उसके ऊपर केस हुआ था। तो जब ऐसा कुछ हुआ था, केस ऑलरेडी चल रहा था, तो कहते कि मैंने तो जेल के भी चक्कर काट लिए,
कभी मेरे को उसको मिलने के लिए जेल जाना पड़ा, ये सब कुछ हुआ, जबकि मैं लोगों की लाइफ बना रहा हूँ और मेरा बच्चा ही मेरी लाइफ बिगाड़ने आया, तो वो क्या है? वो भी तो सोल कॉन्ट्रैक्ट हाँ है। जी। ठीक है, अब आप क्या लेकर आए हो, क्या झेलने आए हो, ये आपके ऊपर है। पर उसकी वजह से आप एक चॉइस यही रख सकते हो कि फैमिली कौन सी होगी। आने के बाद अब आपने तो सोच लिया कि मैं, अच्छा जी, मैंने टीचर की फैमिली चूज़ की, पर आने के बाद विवेक, विवेक क्या होता है? हमारा दिमाग। दिमाग यहीं पर है, यहाँ नहीं है किसी का भी। तो दिमाग आप ही को यूज़ करना है, कर्मास आप ही को बनाने हैं। अच्छा करोगे तो फ्यूचर भी अच्छा कर लोगे, अपना भी और अपने परिवार का भी। पर अगर आप गलत संगति में पड़ गए और उसके बाद आप ये सोचते हो कि मैं, मेरी गलती नहीं है, मेरी तो संगति की गलती है, तो भैया दिमाग तो तब भी आप ही के पास है ना, अपना दिमाग यूज़ करते हैं। ओके, तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है सोल कंट्रैक्ट, मैं भी समझ गई हूँ, क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूजन थी इसके बारे में कि हम क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में दुख होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर, यहाँ से जैसे कि आप PLR एक्सपर्ट हैं, आपने इतने सारे लोगों की पास्ट लाइफ देखी है, सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या बर्थ मार्क का पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन होता है, और अगर होता है तो कोई रियल क्लाइंट केस के से समझाइए। देखिए, ऐसे कई सारे क्लाइंट मेरे पास आए हैं जो बर्थ मार्क्स के एक कारण या एक सवाल लेकर आए थे। एक लेडी आती है मेरे पास, वो कहती हैं कि मेरे कलाई पे, जैसे अब मैंने ये बांधा हुआ है धागा, मौली है, तो यहाँ पर उनके ना चूड़ियों के निशान थे। और ऐसे निशान थे जैसे जला होता है वो स्किन। तो जली हुई स्किन होती है ना, वो बड़ी अलग से कलर समझ में आता है। तो मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं जिनके के गर्दन पे निशान होता है। ठीक है, पूरा गर्दन पे ऐसा निशान होता है जैसे माला सी है। अब कोई माला है तो उस पर दर्द क्यों होता है? ऐसी क्या चीज़ है जो उस निशान के ऊपर ही दर्द होता है? तो जब उनका पास लाइफ किया गया तो पता चला कि किसी पुराने जन्म में वो, जैसे होता है ना, राजा महाराजाओं के दूत हुआ करते थे या फिर वो हुआ करते थे, जासूस हुआ करते थे, तो जासूसी करते हुए पकड़े गए थे और उनको जैसे गर्दन कटवा दी गई थी। तो जहाँ से गर्दन कटवाई गई थी वहाँ पर पूरा निशान बना था। तो वो निशान देखने में ऐसा लगता था जैसे माला जैसा निशान है, पर असल में वो वहाँ से कटने का निशान था। और उन्हें दर्द भी होता और है। वो चुभन होती थी, ज़बरदस्त चुभन होती थी। वो जब भी आते थे तो कुछ ना कुछ ऑइंटमेंट लगा के रखते थे। उनको लगता था शायद मुझे इचिंग होती है, तो वो इच गार्ड लगानी, कभी उन्होंने कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगानी, कभी कुछ लगाना, कभी उनको लगता था मैं बीटाडीन लगा लूँ। तो उनको ये समझ में नहीं आता था मुझे लगाना क्या है। डॉक्टर्स कहते थे कुछ है ही नहीं। पर ये जो पास्ट लाइफ जब उन्होंने करवाया था तो उसके कुछ टाइम के बाद उनकी वो जलन चली गई थी। निशान ज़रूर रह गया था क्योंकि वो पुराने टाइम का निशान था, बट वो जो चुभन थी या फिर जो जलन थी वो चली गई थी। ओके। तो वो इवेंट बेस्ड था, इस वजह से जब वो इवेंट जान लिया उन्होंने तो वही उनकी रेमेडी बन गया। ओके। बट इट टुक समवेयर अराउंड 6 months टाइम कि वो उनका वो जो चुभन थी, वो जहाँ जलन थी, वो चली गई। सो आप कह रहे हैं उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में देखा कि उनके साथ ये हुआ था, देन जस्ट जानने से ही 6 महीने के अंदर उनका ठीक हो गया, या आपने कुछ बोला कि आपको ये रियलाइज़ करना है? नहीं, उसमें देखो, अगर इवेंट बेस्ड प्रॉब्लम होती है ना तो वो सिर्फ जानने से ठीक हो जाती है। ठीक है, अब जैसे किसी को ऊंचाई का डर है, तो अगर आपको पता चल जाए ऊंचाई का डर क्यों है, ऊंचाई का डर होने के कई कारण हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, या तो आप ऊंचाई से गिरे थे या आपने किसी को ऊंचाई से गिराया पिछले जन्म में। तो अगर तो आप गिरे थे तो क्या हुआ, अगर मैं आपको ऐसे झटके से धक्का दे दूं तो आपको क्या होगा, एक झटका सा लगेगा, तो वो इवेंट बन गया आपकी डेथ का। तो वो आपके लिए एक डर बन गया। तो जब डर बन गया तो फिर वो आपके आज के डर का कारण बना। आपने जान लिया कि क्या था, तो इसलिए अब वो डर आपका निकल गया। तो वो आपका डर की वजह से जो आपकी घबराहट थी या फिर जो आपको उसका ऊंचाई से डर लगता था, वो फोबिया ख़त्म हो गया। तो अब आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। बट फिर भी वो फोबिया को आपके सबकॉन्शियस से जाते जाते 4 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। पर अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया था तो देन डेफिनेटली रेमेडीज चाहिए। जैसे कि देखो, सबसे पहली बात को, जिसको धक्का दिया उसे माफ़ी प्रार्थना। ठीक है, माफ़ी मांगनी, उसके लिए कहा जाता है कि दान सबसे बड़ा पुण्य होता है। ठीक है, दान कहाँ करना है, कैसा दान करना है, तो ये चीज़ें भी होती हैं। कई लोगों को दान अपने, जैसे शिक्षा के स्थान पे करना होता है कि किसी की शिक्षा की आपने ले ली, जिम्मेदारी ले ली। ठीक है, तो आपने शिक्षा के स्थान पे करना है, या फिर आपने लोगों का
पेट भरना है, जैसे जीवों का पेट भरना, लोगों का नहीं। भंडारा कराओ 1000 लोगों का, कोई 1 या 2 लोग होंगे जिनका सच में, जिनके पास खाने का साधन नहीं होगा, बाकी लोग तो सिर्फ टेस्ट के लिए आते हैं। तो जीवों का पेट भरना ज़रूरी है। यानी कि आप जैसे कहते हैं ना, हरा चारा चढ़ाओ गौशाला में जाके, या फिर चींटियों को कुछ खिलाओ, या फिर आप मछलियों को खिला सकते हो, तो वो ज़्यादा पुण्य लगता है। सो ये आप केस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं? हाँ, उस केस के ऊपर डिपेंड करता है। अब सोचो, अगर आपको गिराया गया था तो फिर तो रेमेडी की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो टाइम ही आपका हील कर देगा, सिर्फ 4 से 6 महीने लगेंगे। पर अगर आपने वो पाप किया तो उसके लिए तो रेमेडी चाहिए, उसके लिए कई बार हीलिंग चाहिए होती है। ठीक है। अभी सर आपने इतना इंटरेस्टिंग केस बताया है, सर कोई और केस भी बताएंगे बर्थ मार्क का पास्ट लाइफ से कनेक्शन का? ऐसे बर्थ मार्क के कई सारे ऐसे आए हैं, जैसे किसी का फेस पे भी था, उनकी शी वॉज़ वेरी गुड लुकिंग, एक लड़की थी, उसकी शादी से इसलिए नहीं हो रही थी कि यहाँ पर उसका ब्लैक स्पॉट था कोई। ओके। ठीक है, बिल्कुल जैसे किडनी बीन होती है, जो राजमा होता है, इतना सा निशान था, बट वो बहुत डार्क था, बहुत प्रोमिनेंट था। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे होता ना कि अब उपटन बेचते हैं पुराने टाइम में, जैसे आज भी आप कहीं छोटी मोटी मार्केट में चले जाओ तो मुल्तानी मिट्टी बेचते हैं, उपटन बेचते हैं, तो ऐसे उपटन वगैरह बेचा करती थी वो। तो किसी लड़की से उनको बहुत खार थी, उसके उपटन में उन्होंने ना कांच का पाउडर मिला दिया था। तो वो जब उसने उपटन लगाया तो उसके चेहरे का क्या हाल हुआ होगा। तो इसीलिए जब उनका पास्ट लाइफ देखा गया तो पता चला कि उनके साथ जो बर्थ मार्क है, और ख़ासकर चेहरे पे है, क्योंकि उन्होंने उसका चेहरा बिगाड़ा था। तो आप कह रहे हैं पिछले जन्म में उन्होंने किसी का चेहरा बिगाड़ा, तो इस जन्म में उनका चेहरा बिगड़ गया। उनके चेहरे पे चाहे छोटा सा मार्क था, पर था ऐसा कि शादी नहीं हो रही थी। तो जैसे उनके लिए जिसको उन्होंने ऐसे उपटन बेचा, तो वो शिकार बनी थी कि उनको रिजेक्शन मिलना शुरू हो गया। हर किसी ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, इतनी बदसूरत लड़की से कौन शादी करेगा। तो अब वैसे लड़की बहुत सुंदर है, बट अगर वो एक साइड अपनी छुपा ले तो बहुत सुंदर है, एक साइड से बहुत सुंदर दिखती है, दूसरी साइड से वो मार्क ऐसा दिखता है कि जैसे पता नहीं क्या ही चीज़ है ये। तो वो उस वजह से उसका हमेशा रिजेक्शन होता था। सो दैट वाज अनदर केस। कि अब आपने बर्थ मार्क की बात की, तो ऐसा बर्थ मार्क भी आया। ओके। ऐसे कई सारे रिलेवेंसेस हैं। सर अभी हम बर्थ मार्क की बात कर रहे हैं, तो वो काफ़ी बड़े होते हैं और दिखते हैं, जैसे जो छोटे तिल होते हैं, क्या तिल का भी पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है? देखो, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। कई बार क्या होता है, जेनेटिकली होता है, कईयों के ना फैमिली मार्क्स होते हैं। ठीक है, जैसे अब मेरे को याद है, एक मेरे पास केस आया था, वो पूरी फैमिली जो है ना, उनके यहाँ पर चंद्रमा का निशान था। तो वो कहते थे हम तो चंद्रवंशी हैं, हम तो चांद से आए हैं। तो मैं कहा चांद से आए तो सारे के सारे के चांद से टपके हैं। तो ऐसा तो नहीं है, बट हाँ कई बार जेनेटिकली ऐसा होता है कईयों के साथ। चांद कईयों का बहुत महीन था, कईयों का थोड़ा डार्क था। अब वो सर्कल भी हो सकता है, सेमी सर्कल भी हो सकता है, पर वो उसको चांद से ही मिलाते थे। एंड सर जितने भी लोगों के बर्थ मार्क्स होते हैं, वो सबका ही पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है? ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे अब किसी की सर्जरी से बच्चे होते हैं, सिजेरियन होते हैं, तो उस टाइम में भी कहीं पर हार्ड प्रेस हो जाता है कुछ ना कुछ ऐसा, कि जिस वजह से वहाँ निशान ही पड़ जाता है। ओके। ठीक है, तो साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं। अब हम हर चीज़ को एक चीज़ के पैमाने में नहीं तोल सकते, राइट। तो सिर्फ इसलिए कि मैं एक PLR एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ को पास्ट लाइफ से जोड़ दूँ, ये सही नहीं है। तो कई बार रिलेवेंसेस होते हैं, कई बार नहीं होते। जब नहीं होते तो हम उनको वैसे ही बोल देते हैं, नहीं यार इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, इसको छोड़ दो। अच्छा, बहुत बार ऐसा हुआ भी होगा आपको? बहुत से केसेस ऐसे आए हैं जिनमें वो आए हैं पास्ट लाइफ करवाने के लिए, और मैंने उनका पास्ट लाइफ नहीं किया, मैंने डिनाई कर दिया कि रेलिवेंस नहीं बनता। अभी कुछ टाइम पहले एक हरियाणा से एक सज्जन आए थे, वो वैसे ही बहुत डाउन चल रहे थे कि उनका बिज़नेस नहीं चल रहा था, और जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करते थे लॉस ही होता था। तो तकरीबन उनको 15-16 साल हो गए थे लॉसेस ही झेलते हुए। और फिर मैंने जब उनकी कुंडली देखी तो मैंने उनको बताया, मैं कहा ये टेम्प्रेरी फेज़ है, ये आपका इस टाइम में लॉसेस शुरू हुए होंगे। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो मैं कहा ये फेज़ ख़त्म होने वाला है, अब आप छोड़ दो, इसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी आपके बच्चे अब अच्छा कमा रहे हैं, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो। तो बस इतनी बात हुई थी, और फिर उसके बाद उनका नहीं किया था हमने। मैं कहा ऑलरेडी जो बंदा 15-16 साल से परेशानियाँ झेल रहा है,
अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँच गया, कुछ निकल आया तो और बेचारा परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे आया होगा, क्या सोच के आया होगा, और मैं उसको एक और तकलीफ दे दूँ। डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं उसको कोई ऐसी रेमेडी दे दूँ जिसमें कि एक्सपेंसेस होने हों, तो उसके लिए वो भी मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स बेटर ना कि मेरे को मालूम है कि हाँ दिख रहा है कि हॉरोस्कोप में अब चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं, तो फिर मैं उसको आगे की एक वो दिखाऊँ ना, कि पॉजिटिविटी दिखाऊँ। फिर मैंने उनको ये भी बोला कि जब आप ठीक हो जाओगे, जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी, तब करवा लेना, अभी क्यों अपने पैसे ख़राब कर रहे हो। तो इतनी सी बात हुई थी, फिर ही चूज़ के वो नहीं करवा रहे अभी। तो ऐसे कई बार आपको करना पड़ता है। ठीक है सर, अभी जैसे आपने बताया कि आप पास्ट लाइफ्स देखते हैं सर, यहाँ से मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहती हूँ जो मुझे पता है ऑडियंस के लिए भी काफ़ी क्यूरियोसिटी जगाने वाला है। आपने पायल मलिक की पास्ट लाइफ देखी है? पायल मलिक की पास्ट लाइफ पायल मलिक ने खुद देखी थी, मैंने उनको नेविगेट किया था। उनका सेशन हुआ था, उनकी मदर और उनके कुछ सिबलिंग्स हैं, उनके ऊपर बेस्ड उनका सवाल था, जिसमें कि उन्होंने अपनी ही माँ को पास्ट लाइफ में देखा था, और उसके आगे उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी थी मुझे पब्लिश करने की। हाँ, उनका पास्ट लाइफ हुआ था, उन्होंने बहुत लंबा देखा था, बट आगे परमिशन नहीं थी। मदर को देखा था ये मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या इवेंट्स थे, ये मैं नहीं बता सकता। तो पायल मलिक का ऐसा हुआ था, उनके क्वेश्चन जो थे वो अपनी फैमिली को लेकर थे, उनकी मदर को लेकर थे, उनके सिबलिंग्स को लेकर थे, और मतलब उनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, पर्सनल क्वेश्चंस थे, जिसके बारे में वो जानना चाहती थी कि मेरा उनके साथ क्या रेलेवेंस है। क्योंकि एक तरह से उनकी लव मैरिज है, और जब से उनकी शादी हुई तब से अपने मायके के साथ उनका कांटेक्ट बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, तो वो जानना चाहती थी। अब होता ही है ना कि लड़की शादी करके आई है और उसके बाद उसके पेरेंट्स के साथ इतना नहीं है, तो जानना चाहती क्या ऐसा था, मैंने क्या गलत किया कि मेरी अब फैमिली मेरे साथ इतना क्लोज़ नहीं है। तो जब वो अपनी पास्ट लाइफ में जाती हैं तो अपनी मदर को देखती हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ रेलेवेंस को देखती हैं, बहुत कुछ देखती हैं, बट बताने की ज़्यादा परमिशन नहीं है मेरे पास। पर इतना बता देता हूँ कि जब उन्होंने ये सब कुछ देख लिया था, तो अंत में जाकर जब मैंने उनसे पूछा कि और आप आगे कुछ जानना चाहती हैं क्या, और कुछ नेविगेट करूँ, तो उस टाइम उन्होंने बोला कि नहीं, आप मेरे को वापस ले आओ, मैं इससे ज़्यादा नहीं देखना चाहती। क्योंकि उन्होंने उस टाइम में अपने कुछ ऐसे कर्म देखे थे जिसके आगे उनके पास और कोई सवाल या जवाब नहीं था। वो डर गई थी क्या? डर नहीं गई थी, रो रही थी बहुत ज़्यादा, और इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा, उनकी हार्ट बीट भी तेज़ हो रही थी। हार्ट बीट, आप सोचो ना, कोई इंसान अगर रोएगा, अगर कुछ भी गलत होता हुआ देखेगा, और ख़ासकर ये देखे कि मैंने गलत किया था, तो उसकी हार्ट बीट तो तेज़ होगी। हमारी हार्ट बीट हमेशा हमारे इमोशंस के साथ ही जुड़ी होती है। तो बहुत ज़्यादा गहरे गहरे सांस ले रही थी वो। उस टाइम उन्होंने बोला था मुझे वापस ले आओ। तो जब वो वापस आई थी तो उसके बाद उनके चेहरे पे आंसू ही आंसू थे। इनफैक्ट शूट के दौरान दिखाया गया था कि उनके आंसू कैसे बह रहे थे। तो बेसिकली उनका यही मेन था कि मैं अपनी फैमिली के बारे में रेलेवेंस जानना चाहती हूँ, मैंने क्या गलत किया जो आज वो मेरे साथ खड़े नहीं हैं। कहने को तो ये कहा जा सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हैं, बट सोचो ना कि जिसके लिए उन्होंने घर छोड़ा था, आज उसी की लाइफ में एक और वाइफ भी है। हाँ। तो एक ये भी था उनका सवाल, तो उसको लेके तो एक अलग सेशन हुआ था, बट उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। ओके, तो सर आप ये बताएंगे कि जैसे पायल मलिक हैं, उनके हस्बैंड ने एक और शादी करी है, ऐसा क्या अगर आप उनके रेलेवेंस से ना बताएं, बट ऐसा क्या करती है सोल कि उसको ये देखना पड़ता है इस जीवन में? सोल बहुत कुछ करती है। देखो, पुराने जो लाइफ थी ना, हमारी पुराना टाइम था, उसमें बहुत कुछ ऐसा होता था जो आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारे लॉ में मना है। फॉर इंस्टेंस, तब ये नहीं होता था कि हिंदूज़ एक से ज़्यादा शादी नहीं करते थे। आपने कई राजाओं महाराजाओं के बारे में भी सुना होगा जिनकी कई पॉलिटिकल शादियां भी होती थी, राइट। तो क्या होता था कि जैसे एक लेडी है और उससे शादी हुई, अब उसकी भाभी है। अब भाभी क्या करती है कि वो उसको कुछ ऐसा देती है जिससे कि उसकी कंसीविंग ना हो। ठीक है, होता है ना, कई कुछ जड़ी बूटियाँ कुछ होती हैं, उस टाइम में जड़ी बूटियाँ ही होती थी। तो और साथ ही साथ अपने देवर के कान भरती रहती है कि तेरा तो वंश नहीं आगे बढ़ेगा, तू दूसरी शादी कर।
अब दूसरी शादी कर, यानी कि कौन है, किससे शादी करूं? मेरी बहन से कर ले। कि भाई इसको तो ये लगता है ना कि अगर मेरी बहन से बच्चा हो गया तो जो इसके हिस्से की जायदाद है वो भी तो मेरे साथ ही है ना, मेरे साथ ही जुड़ जाएगी, और मेरी बहन भी इस घर में आ जाएगी। तो फिर जैसे कहते हैं ना, एक छत्र राज होगा हमारा, बड़ी फैमिली है, रिच फैमिली है। तो ऐसे करके उसने क्या किया, उसने प्रोवोक किया कि उसके देवर की दूसरी शादी हो जाए। ओके। तो जब ऐसा उसने किसी और के साथ किया और आज वही एक्सपीरियंस आप करने आए हो, तो आपके साथ क्या होगा? आपके हस्बैंड की भी दूसरी शादी होगी। तो ऐसा ही हो जाता है, जो आपने तब किसी के साथ किया था आज खुद झेल रहे हो। तो आपको एक बड़ा सिंपल सा एक बताया मैंने कि ऐसा केस तो मेरे पास आया था, तो इसलिए वो मैंने इसके साथ रेलेवेंस में दी है। इनकी स्टोरी कुछ और है। ओके। ठीक है, तो हर किसी की अलग अलग स्टोरी होती है, एक जैसी स्टोरी हर किसी की नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं, अलग चीज़ें होती हैं। क्योंकि सर ये सवाल सबके मन में है ही कि क्योंकि ये बहुत वायरल, इन दोनों इनकी जोड़ी बहुत वायरल है, तो सबके मन में यही सवाल है जब भी हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं और इन लोगों को जब हम देखते हैं कि पायल मलिक ने ऐसा क्या करा कि उनके हस्बैंड ने दो शादियां करी हैं, तो पिछला जन्म सब जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या करा। ये बात भी तो सोचो कि क्या सिर्फ एक के कर्म है? कर्म तो अरमान मलिक के भी अलग हैं कि उनकी लाइफ में मल्टीपल लेडीज आई। तो उनका कर्म भी तो अपना भी तो वो पर्पस ऑफ लाइफ हल करने आए हैं ना। कृतिका मलिक की भी तो एक अलग लाइफ है, उनका भी तो कर्म अलग रहे होंगे कि उनको किसी इंसान की सेकंड वाइफ बनना था। ऐसा क्या किया था? और पायल मलिक की हम बात कर रहे हैं, पायल मलिक की लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि उसकी लाइफ में एक और उसकी सौतन। तो तीनों लोगों की लाइफ को मिलाकर तब सम टोटल बनेगा कि हाँ असल में हुआ क्या था। तो सर अगर आप बताएं ना, बट जैसे आपने बोला कि पायल मलिक ये भी देखने के लिए आई थी कि उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा क्या करा कि उनके हस्बैंड ने एक और शादी करी, तो उस टाइम भी क्या वो बहुत इमोशनल हुई थी? उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या करा? इमोशनल क्या हुई थी, रोई थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई थी, चिल्लाई थी वो। तो एक होता है कि हमने, देखो जब हम ट्रांस में होते हैं ना तो हम बिल्कुल साफ़ होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। ट्रांस में जाने के बाद आपके शरीर के साथ क्या हुआ आपको वो भी महसूस होगा, आपकी भावनाओं के साथ क्या हुआ, आपकी आत्मा के साथ क्या हुआ, सब कुछ महसूस होगा। तो अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, आप ना साक्षी रहते हुए दृष्टा बन के देखते हो। साक्षी भी हो पर आपने दृष्टा रहते हुए तब क्या किया था वो भी देखते हो। तो आपको महसूस होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। आज आप जिस भी एज के हो अपने बचपन को याद करते हो, आपने बड़ी भोली भोली सी गलतियाँ की होंगी। कभी वो याद आती होंगी तो हंसी आ जाती होगी, हो मैंने ऐसे भी किया था। तो आप हंसते भी हो और कभी ऐसी कोई गलती भी की होगी कि रोना भी आ जाए। अफसोस होता है। अफसोस होता है कि काश मैंने ये ना किया होता, तो शायद ये इंसान मेरी लाइफ में होता, मेरी फ्रेंड मेरे साथ आज होती, मेरे साथ इसका कांटेक्ट आज भी होता, एंड सो ऑन। एंड वैसे भी कृतिका मलिक उनकी फ्रेंड थी, तो कहीं ना कहीं तो बिट्रेयल आया होगा ना। हाँ। तो बस इतना बता सकता हूँ कि बिट्रेयल था उनकी पास लाइफ में। ओके। ठीक है, तो वो बिट्रेयल जिसे कहते हैं ना पीठ में खंजर घोंपना, तब आपने घोंपा था, अब किसी और ने घोंप दिया। ओके। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही सोल आके आपसे बदला लेगी। कई बार वो सोल तो आपको माफ़ करके चली गई पर विधाता ने आपको माफ़ नहीं किया। अच्छा। विधाता कहते हैं तूने तो गलती कर दी ना, तूने तो एक्सपीरियंस किसी को दे दिया, तूने तो कर्म अपना कर लिया ना, अब तू भी तो झेल के देख कि कैसा महसूस होता है। पर्पस ऑफ लाइफ तब आपका झेलने का आ जाता है। तो सर जब उन्होंने अपना PLR करवाया तो क्या आपने उनको फिर रेमेडीज बताई? ओके। उनको रेमेडीज़ बताई, चीज़ें सॉर्ट आउट होती भी हैं, बट अगर आप बोलो कि क्या सब कुछ रोज़ी रोज़ी है उनकी लाइफ में, तो रोज़ी रोज़ी मतलब रोज़ की तरह, गुलाब की तरह, जहाँ गुलाब दिखते हैं वहाँ पर कांटे भी होते हैं। तो उनकी लाइफ में गुलाब भी हैं और कांटे भी हैं। एक रेलेवेंस और बताता हूँ आपको। पिछले साल की बात है, मेरा उनके साथ एक पॉडकास्ट हुआ था, तो उन्होंने ना अपनी पर्सनल लाइफ पे एक क्वेश्चन पूछा था मुझे, तब एस्ट्रोलॉजी को लेकर क्वेश्चन हुआ था। उन्होंने कहा कि जब मैं बिग बॉस में गई थी, वो भी बिग बॉस में गई थी, तीनों हस्बैंड वाइफ गए थे, तो जब मैं बिग बॉस में गई थी तो वहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने कहा था कि अरमान मलिक का तुम्हारी तरफ अब इंटरेस्ट ख़त्म हो गया,
वो अब ज़्यादा इंक्लाइंड हैं कृतिका की तरफ। तो तुम अब उनकी लाइफ में सिर्फ एक नाम हो, साइड लाइन हो गई हो। तो क्या सच में ऐसा है? अब हर एक लेडी सोचना चाहेगी कि क्या मेरा पार्टनर, हर एक लेडी जानना चाहेगी कि क्या मेरा पार्टनर मेरी तरफ इंक्लाइंड है या नहीं है। तो तब मैंने उनकी हॉरोस्कोप देख के उनको बताया था कि ऐसा नहीं है, आपके हस्बैंड अभी भी आपकी तरफ हैं, आपकी बात मानते हैं, आपकी तरफ इंक्लाइंड हैं, और इसका आप प्रूफ आने वाले कल में देखोगे। आज के टाइम में जब हम उनके बारे में रील्स देखते हैं या जानते हैं तो क्या पता चल रहा है कि उनकी कंसीविंग हुई हुई है, एंड कृतिका इज़ नॉट इन दैट कंसीविंग मोड एट द मोमेंट। तो आप देखो, जो उनका सवाल था उसका जवाब तो उनको एस्ट्रोलॉजी से भी मिल गया। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप क्या मीन्स लेकर, क्या क्वेश्चन ले रहे हो, क्या आंसर ले रहे हो, ये सब कुछ तब डिपेंड करता है। ओके सर, उन्हीं की फैमिली में कृतिका मलिक हैं, अरमान मलिक हैं, उनकी पास्ट लाइफ आपने देखी है? नहीं, कृतिका और अरमान की नहीं देखी। उनकी 2 बार ऐसा हुआ कि डेट फिक्स हुई, बट ड्यू टू सम रीजंस कभी उनकी डेट क्लैश कर गई, कभी मेरी क्लैश कर गई, तो हम उनका नहीं सेशन कर सके। ओके। पायल के तो 2 बार हो गए, बट उन दोनों में से किसी का भी एक बार नहीं हुआ। बट पायल को अपने जवाब मिल चुके हैं। देखो, अभी लाइफ ही, हम ये सोच रहे हैं कि अभी उनकी, फॉर एग्जांपल उनकी एज 40s में है, तो अभी तो आधी लाइफ बीती है। आने वाले कल में कितने सवाल खड़े होंगे ये तो तब जानेंगे। हाँ। ठीक है, तो जब जैसे सवाल आएंगे तब के तब जवाब मिलेंगे। अभी तक जो सवाल थे उनके जवाब उनको मिल चुके हैं। जैसे आपने कहा कि वो बिग बॉस में उनको बोला गया कि उन्होंने पूछा कि उनके पति का उनकी तरफ अभी प्यार है या नहीं। बिग बॉस में जिस तरीके से दिखाया गया या हमने देखा कि यही दिख रहा था कि अरमान मलिक का उनकी तरफ प्यार नहीं है, वो कृतिका की तरफ उनका ज़्यादा वो है। और ये इसके ऊपर बहुत वीडियोज़ आई एंड सब ने यही शो करा कि पायल के लिए लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे कि ये फंस गई है। लोग ये बोलते थे कि काश ऐसा ना हुआ होता। अगर आप ये कहो कि किसी इंसान की शादी हुई और उसकी लाइफ ख़राब हो गई, तो क्या उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है? हो सकता है उसके कर्मों में ऐसा लिखा था। तो इधर भी हम कुछ नहीं कह सकते। जब उनकी लाइफ में एक इवेंट लिखा था, इनका सवाल आया कि क्या मेरे हस्बैंड मेरी तरफ अट्रैक्टेड हैं, तो जवाब मैंने, इवन दो उस समय ऐसा दिख रहा था कि नहीं है, आप ही ने बताया, रील्स काफ़ी कर रही थी, तो तब मैंने ये बताया था कि नहीं, वो अट्रैक्टेड हैं, अभी भी हैं, और उसका प्रूफ आप आगे आने वाले टाइम में देखोगे। तो प्रूफ देख रहे हो ना। उसी तरह से अभी देखो, लाइफ लंबी है। अभी कई बार हमें दिखता है कि यार ये मेरा सवाल आ गया, बट उस सवाल का जवाब तो अभी और आना है, या उस सवाल को अभी और बिगड़ना है। तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि और कौन सा नया सवाल आता है। तो कई बार हमारे सवाल पहले खड़े हो जाते हैं, जबकि उनके सवालों का अभी रेफरेंस या उनका रेलेवेंस अभी आने वाले टाइम में आगे आने वाला होता है। सो कई बार हम सवाल जल्दी पूछ लेते हैं, पर आगे पता चलता है सवाल असल में बनता क्या। हाँ, राइट। तो ये कई बार गड़बड़ हो जाती है। जी सर, आपने बहुत अच्छे से बता दिया है, थोड़ा माइंड में आइडिया भी लग चुका है। सर, ऐसे ही मैं जानना चाहती हूँ कि एक और मिस्ट्री बनी हुई है सुशांत सिंह राजपूत की। आपने सुशांत सिंह राजपूत की पास्ट लाइफ देखी है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ देखी है। देखिए, मैं कई बार कहता हूँ, जिसके लिए मुझे परमिशन नहीं मिली मैं उसका लाइफ क्यों देखूं? आप खुद सोचिए, अगर आपके घर की खिड़की से मैं झांक रहा हूँ तो ये दैट्स अ बैड हैबिट, राइट? तो जब मैं आपकी खिड़की में नहीं देख सकता तो आपकी लाइफ में क्यों देखूं? ठीक है, आपका फ़ोन अगर मैं पकड़ लूँ, ठीक है, और फ़ोन में देखूं किसकी कॉल आई थी किसकी नहीं आई थी, तो कहोगे ना कि ये क्या कर रहे हो तुम जी। तो फ़ोन डिटेल नहीं मैं देख सकता, तो मैं आपकी लाइफ क्यों देखूं? तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की मैं तब तक लाइफ नहीं देख सकता जब तक मुझे कोई अप्रोच नहीं करता उसके लिए। वो नहीं है फिज़िकली, बट उसकी फैमिली तो है ना। अगर उसकी फैमिली मुझे परमिशन दे या ये जानना चाहे तब मैं कर सकता हूँ, तब तक नहीं कर सकता। पर हाँ, अगर आप ये बोलो कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ बताओ, हॉरोस्कोप देख लो, हाँ। वो तो हम देख सकते हैं जी। क्योंकि वो तो केस स्टडीज़ हैं और उसमें उसकी पास्ट लाइफ नहीं पता चलेगी, उसकी पास्ट लाइफ के कुछ रेफरेंसेस पता चल सकते हैं। तो अगर हम वो जानना चाहते हैं तो हाँ, हम वो कोशिश कर सकते हैं। सर,
कोशिश किया, आप बता ही दीजिए, सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली देखकर बताइए कि सच में क्या लगता है उन्होंने, उनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हम कुंडली से पता लगा सकते हैं। मैं कुंडली खोलूं जी? उनका जन्म हुआ था 21 जनवरी 1986 पटना बिहार में। हम्म, अब ये डिटेल तो सार्वजनिक है, ठीक है। लगन है तुला और उनकी राशि है वृश्चिक। अम, देखो उनकी कुंडली में ना राहु और शनि की जो है ना वो संयोग है, यानी कि वो लगातार दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से जीवन में अचानक से झटके आना, हम्म, अचानक से कुछ भी होना, डिप्रेशन होना, रहस्यमय परिस्थितियाँ दिखना या होना, ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में रही होंगी, ठीक है। इसे ना शापित दोष भी कहा जाता है, जो कि इमोशनल ट्रॉमा देता है और जिसे कहते हैं ना कि अपने अपने आप को लेकर संघर्ष की तरफ खींचता है, हम्म, ठीक है। तो ये इनकी कुंडली बताती है। 8th हाउस जो है, जैसे मृत्यु का भाव कहा जाता है, आ, इसे भी इसके जो दृष्टियां पड़ रही हैं वो भी इसको काफ़ी रहस्यमय बना देता है। काफ़ी ये सीक्रेटिव था, अपनी बातें बताता नहीं था, ये कह सकते हैं कि वो अपने अंदर की बातें अपने अंदर ही रखता था, हम्म, ठीक है। एट्थ हाउस जो होता है वो वैसे मृत्यु का भाव होता है और जो 12वां घर होता है वो मुक्ति का घर होता है। हम्म, तो इन दोनों ही हाउसेस पे जो दृष्टि हैं वो तीखी पड़ रही हैं, अच्छा, ठीक है। इसी वजह से आ, इसकी लाइफ में काफ़ी हॉरिबल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। ये डिप्रेसिव होना, इवन दो ही वॉज वेरी गुड लुकिंग, हम्म, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, मूवीज बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही थी। परफॉर्म कर रही थी, बट कहीं ना कहीं यहाँ तो आप कहिए कि हीन भावना थी, कहीं ना कहीं वो एक वैक्यूम था उसके मन में हम्म, कि शायद मेरा कोई नहीं है, अच्छा, ठीक है। कई बार ऐसा किसी इंसान को लगता है कि मैं यहाँ पहुँच तो गया हूँ बट शायद मैं इस जगह को बिलोंग नहीं करता। हम्म, तो वो कई बार हमारे अंदर जो शायद होता है ना, या फिर कई सारे सवाल बन जाते हैं, वो हमें कई बार बहुत तंग करते हैं। और वही वो हम जिसे कहते हैं ना कि ओवर थिंकिंग करना, हम्म। तो वो ओवर थिंकिंग उनके अंदर इन ग्रहों की दशाओं की वजह से थी। सर उनकी कुंडली में देखकर क्या पता लगता है कि उनको मारा गया है या उनके साथ क्या हुआ है? चलिए उस पर भी आते हैं। देखो ये भी दिख रहा है कि चंद्रमा और शनि की दशा थी, तो मानसिक पीड़ा तो होगी, हम्म, ठीक है। उनको मैं बता चुका हूँ भावनात्मक असुरक्षा थी, तभी उनको लगता था भाई मेरे अंदर वैक्यूम क्यों है इतना, ठीक है। अचानक झटके लगते थे जिसका कारण है राहु केतु की स्थितियाँ, हम्म, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक्सिस का ऐसे ही फर्क पड़ता है। और 8th और 12th हाउस के ऊपर बहुत दबाव था। तो इन सब ने मिलकर जो उसकी डेथ थी ना, उसको रहस्यमय कहना चाहिए और अनसर्टन, या फिर ये कहिए कि क्या वर्ड होना चाहिए, अकाल मृत्यु, ओके, उस श्रेणी में ला दिया। यानी कि वो डेस्टाइंड डेथ नहीं थी, वो एक तरह से उसका समय नहीं था भी जाने का, हम्म, ये कहना चाहिए, प्रॉपर वर्ड्स ये होने चाहिए। तो अगर उसके समय नहीं था जाने का तो इट मीन्स फर्दर मीन्स कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। हुआ है। अब वो क्या हुआ है ये मैं नहीं बता सकता। हाँ, बट कुंडली में देख के पता लग रहा है कि हुई अकाल मृत्यु है उनकी। हाँ, ठीक है। तो ओके, ओके। वैसे काफ़ी स्पेकुलेशंस यही लगाई जाती हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कि कुछ हुआ है उनके साथ, उन्होंने सुसाइड नहीं करा है।
इनकी कुंडली देख के मैं आपको कुछ चीज़ें ये भी बता देता हूँ पास्ट लाइफ को लेके। आपका सवाल था ना पास्ट लाइफ जी। देखी है। इनके 8th और 12th हाउस देखो, 8th और 12th हाउस को देख के पता चलता है कि जैसे हम ना नॉर्मली देखते हैं पास्ट लाइफ के लिए केतु की स्थिति को, ठीक है, केतु और चंद्रमा, ठीक है। केतु जो होता है ना वो पिछले जन्म के संकेत देता है कि वो कैसा था, कैसा रहा होगा। तो जो केतु से पता चलता है वो ये पता चलता है कि वो ज्ञान और साधना का एकदम उस राह पे था। जैसे शोध करते हैं, आप किसी चीज़ पे रिसर्च करते हो, तो उन चीज़ों में था वो ओके, पिछले जन्म में। पिछले जन्म में। तो और केतु से ये भी पता चलता है कि आपका आध्यात्मिक झुकाव किस तरफ है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ है या नहीं है। तो ये भी पता चलता है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका झुकाव था। ओके। ठीक है, शिक्षा, ज्ञान, या फिर आप ये कहिए रिसर्च। तो वो एक ऐसे इंसान थे जो किसी न किसी रिसर्च के साथ जुड़े हुए थे, यानी कि पढ़े लिखे ज्ञानवान इंसान थे। ठीक है, अब चंद्रमा जो है ना वो उनका वृश्चिक राशि में है। तो इससे ये भी पता चलता है कि पिछले जन्म में भी उनको इमोशनल ट्रॉमा हुआ था। जैसे कहते हैं ना कि किसी को खो देना, अच्छा। ठीक है, या किसी को खो देना या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना। ठीक है, तो वो चीज़ें जो आपको झंझोर के रख दें, ऐसा उनके साथ हुआ था। हो सकता है कि किसी चीज़ पे वो रिसर्च कर रहे थे और उनकी वो रिसर्च किसी ने चोरी कर ली या अपने नाम से आगे प्रेजेंट की, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। अब मैं वो मेन इवेंट पे नहीं पहुंच सकता हूँ, पर ये बता सकता हूँ कि हाँ ऐसा कुछ उनके साथ पहले भी हुआ है। ठीक है। सो काफ़ी कुछ आपने बता दिया है सुशांत सिंह के बारे में, और अंदाज जैसे सर आपने बताया कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी उनका झुकाव था, वो दिखता भी था और वो काफ़ी काम उसमें देखे जाते थे। लेकिन अचानक से जो चीज़ें सामने आई कि वो डिप्रेशन में थे एंड देन उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो ये चीज़ें काफ़ी मैच नहीं हो रही थी। बट अब ये तो कोई भी पता नहीं लगा सकता है फ़िलहाल के लिए। ऑनेस्टली बताऊँ एक चीज़, हाँ जी। मैंने सुशांत की शायद एक ही मूवी देखी थी, MS धोनी। उसके अलावा मैं सुशांत को बिल्कुल नहीं जानता था। ये तो पॉडकास्ट में जाकर जब मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता था ना, तब मेरे लिए होता था कि यार मैं उसके बारे में कुछ जानता क्यों नहीं हूँ। बट अभी हॉरोस्कोप से कुछ चीज़ें पता चली हैं, तो जो मैंने आपके सामने देखी हैं। अदरवाइज़ मैंने कभी हॉरोस्कोप भी नहीं बनाई, उनकी ना देखने की कोशिश की। अब ये डिटेल्स तो गूगल में अवेलेबल है, ठीक है, तो वहाँ से आप डिटेल्स लेकर बना के देख सकते हो। तो जो भी बताया मैंने आपको अभी के अभी, ये जो डिटेल्स देखी बस उससे बताया। बट आप कहो कि आपका पास्ट लाइफ किया, वो नहीं तो सॉरी नहीं किया। ओके ओके। ठीक है, तो सर अभी जैसे हमने इससे थोड़ी देर पहले ही पायल मलिक की बात करी थी, एंड बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला भी थे। सर आपने उनकी पास्ट लाइफ देखी है? हाँ देखिए, ओके। उनके बारे में ऐसा है, उनके लिए भी जो केस आया था वो मेरे पास उनकी डेथ के बाद ही आया था। आई गेस सितंबर में उनकी डेथ हुई थी, और दिसंबर में, हाँ सितंबर में डेथ हुई थी, दिसंबर में कोई उनके फैमिली से मेरे पास किसी ने रीच आउट किया था और वो जानना चाहते थे कि ऐसा उसकी लाइफ में क्या था जिसकी वजह से उसको स्ट्रगल कम करना पड़ा, फेम ज़्यादा मिला। ही वॉज 1980 बॉर्न, 1980 में जन्म हुआ था। 2005 में पहली बार उनको फेम मिला था। शायद मिस्टर वर्ल्ड बने थे वो पहली बार, मुझे नहीं मालूम मॉडलिंग की दुनिया में वो क्या बने थे। बट इतना बताया गया था मुझे कि तकरीबन 50-60 लोग थे, कंटेस्टेंट थे वहाँ पर, और सारे अलग अलग कंट्रीज़ के थे। कुछ यूरोपियंस थे, कुछ कहीं से थे। तो वहाँ के लोग इतने आगे नहीं बढ़ पाए जितना ये सिद्धार्थ शुक्ला बढ़े थे। और इनको सबसे ज़्यादा फेम मिला था। फिर उसके बाद इनको कई सारे प्रोग्राम्स मिले। नहीं तो कई लोग होते हैं मॉडल बन जाते हैं, उसके बाद उनका पता भी नहीं चलता कहाँ से कहाँ चले गए। ठीक है, तो उनके कई सारे प्रोग्राम आए, सीरियल्स आए, उनके मूवीज़ भी आई मेरे ख्याल में। फिर उसके बाद उनको कई अवार्ड्स भी मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट खतरों के खिलाड़ी, शायद उसमें भी सीज़न था कोई 7 था शायद, उसमें वो पार्टिसिपेंट थे।
यहाँ उन्होंने होस्ट किया था, आई डोंट रिमेंबर उनका क्या बताया गया था मुझे। फिर बिग बॉस से उनको बहुत फेम मिला था, और उनकी लाइफ में शिफाली भी थी, कोई और लड़की का भी जिक्र शहनाज। किया था, शहनाज बाद में आई थी शायद बिग बॉस के टाइम पे। तो जिन्होंने मेरे से सवाल पूछा उन्होंने कहा मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि शिफाली क्या थी, शहनाज कौन थी, उनकी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे बस ये जानना है कि फेम क्यों मिला इतना जल्दी। अब यहाँ तो वो जेलस होंगे, या फिर उनके ऊपर कोई रिसर्च कर रहे होंगे कि इतनी जल्दी इसको फेम मिलने का कारण क्या था। तो उनका जब हमने पास लिव किया तो मेरे को याद है शायद 1500 कुछ में उनका जन्म हुआ था, 1523 के आसपास हुआ था, कांगड़ा ज़िले में। तो उस टाइम तो सारी राज्य हुआ करते थे, जैसे राजा हुआ करते थे। तो कांगड़ा जगह के जो राजा थे, शायद राजा धर्म सिंह थे या धर्मचंद थे, मेरे को प्रॉपर नाम याद नहीं है। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ, तो इनका जन्म हुआ था हुक्मचंद या फिर हुक्म सिंह के नाम से। तो ये उनके दरबार में एक जासूस का काम करते थे। अब जासूसों का काम क्या होता है कि अलग अलग राज्यों में जाना, यानी कि घूमना, और वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करना कि हमारे राज्य के अगेंस्ट कुछ खिचड़ी तो नहीं पकाई जा रही। तो कई बार इन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंट, कोई बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन निकाल के दी। उस टाइम में अकबर भी थे, तो अकबर ने उनकी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन राजा जी ने उनके साथ शेयर की थी, जिसकी वजह से उनके उस राजा जी के साथ रिलेशन अच्छे हुए थे, और एक टाइम पर आके उन्होंने उन राजा जी को महाराजा की उपाधि भी दी थी। ठीक है, तो ये यानी कि उनके फेम को बढ़ाने में किसका योगदान था, हुक्मचंद या फिर हुक्म सिंह का। तो जब उन्होंने किसी के फेम का कारण बने थे, इतनी मेहनत की थी, तो कभी ना कभी तो वो ड्यू उनको भी मिलना था। तो वो किया हुआ कर्म जो था वो अब इस जन्म में, जो अब ख़त्म हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, तो इस जन्म में उनको मिला। और वो जिस राह पे गए उस राह पे उनको स्ट्रगल कम मिला, फेम ज़्यादा मिला। सो दैट वाज अनदर थिंग जो मैंने देखा था किसी का लाइफ। तो सर आपने इनकी पास्ट लाइफ में, जैसे शहनाज अभी इस जन्म में उनके लाइफ में एज अ पार्टनर आई या जैसे भी उनके फ्रेंड बनकर आई, तो जो शहनाज है उसका कोई कनेक्शन? शहनाज का कनेक्शन मुझे नहीं मिला था, मुझे शिफाली का मिला था। क्योंकि देखो, अब हो सकता है शहनाज का कनेक्शन किसी और लाइफ में हो उनके साथ, ठीक है, पर शिफाली का मिला था। शिफाली का कनेक्शन भी ये मिला था, जैसे ये जासूस थे वैसे वो भी जासूस थी उसी जन्म में। हाँ, और ये वीडियो भी मैंने अपनी वीडियो में बताया भी हुआ है। सर इसको तो आप अच्छे से बताइए। तो ऐसा है कि एक राज्य में कई सारे जासूस होते हैं। आफ्टर ऑल एक जासूस एक डायरेक्शन में जा सकता है, तो कई सारे जासूसों को अलग अलग डायरेक्शन में भेजा जाता है। तो उसी टाइम पीरियड में जो शहनाज थी वो एक अलग जासूस के नाम से थी, शायद चमेली नाम था मेरे को, आई डोंट रिमेंबर द नेम। बट कई सारे ऐसे उन्होंने, जैसे होता है ना किसी राज्य में जाकर आपको एज ए टीम काम करना होता है, तो ऐसे कई सारे राज्यों में जाके उन्होंने काम किया था शिफाली के साथ जुड़ के, तो एज ए टीम काम किया था। तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन गैदर होती थी, निकलती थी, फिर वो राजा जी तक पहुँचाई जाती थी। तो ऐसा कई बार हुआ कि वो उनके साथ जुड़कर उनके पार्टनर बनकर उनके सामने आई, बट शी वॉज नॉट हिज लाइफ पार्टनर। उनका ऐसा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं था। सिर्फ रिलेशन यही था कि वो प्रोफेशनली जुड़ते थे, एक इवेंट के लिए जुड़े और उसके बाद अलग अलग हो गए, फिर दूसरे इवेंट में कभी और ज़रूरत पड़ी तो जुड़े। ऐसे उन्होंने कई सारे इवेंट्स इकट्ठे किए थे, यानी कि कई सारे प्रोजेक्ट्स इकट्ठे किए थे कि चलो इस राज्य की करनी है, जासूसी करनी है, या ये जानना है, तो चलो एज ए टीम हम गए, हस्बैंड वाइफ बन के भी गए होंगे या सो ऑन कैसे भी गए होंगे, पर उन्होंने उनके साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए थे। पर आप बोलो कि उनकी वो वाइफ थी या फिर उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। So, आप कह रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला और शेफाली जरीवाला पिछले जन्म में दोनों साथ थे और दोनों जासूस थे। हाँ, उस जन्म में तो हो सकता है उसके बाद जो जन्म हुआ हो उसमें शहनाज का नंबर लगाओ, फिर यहाँ किसी और का नंबर लगाओ, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने वो आगे एक्सप्लोर ही नहीं किया ना। ठीक है, मुझसे तो जो सवाल पूछा जाएगा मैं उसके लिए काम करूँगा ना। एंड सर इस जन्म में भी शेफाली जरीवाला और सिद्धार्थ शुक्ला की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। हाँ, ये मैंने अगेन जब ये मेरे पास केस आया था तब मुझे मालूम पड़ा था कि इनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, इनका पहले रिलेशन रहा था। इनफैक्ट उस बिग बॉस में भी दोनों मिले थे, और वहाँ पर आके भी एक दूसरे के सपोर्ट में थे।
तो कोई इनके तू मैं नहीं हुई थी जैसे नॉर्मली बिग बॉस में दिखाया जाता है, तो यही पता चला था। बट इनका रिलेवेंस उस पास्ट लाइफ के साथ निकल बट आता। सर ये आपने जो पास्ट लाइफ बताई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी मुझे सच में, जब आपने बताया कि वो दोनों पिछले जन्म में भी मिले थे। बट हाँ, ऐसा ही होता है सर, हमारी लाइफ में जो भी लोग आते हैं वो हमसे पिछले जन्म में मिल रखे होते ही हैं। किसी न किसी जन्म में मिल चुके होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मिलेगा, हर लाइफ में मिलेगा। जैसे मैंने शहनाज के बारे में बोला कि हो सकता है उसके बाद की लाइफ या उससे पहले की लाइफ में कभी उनके साथ कोई रेलेवेंस रहा हो, पर रहा ज़रूर होगा सर, होना चाहिए, क्योंकि होना चाहिए। हाँ। ठीक है, अब कोई मेरे को शहनाज का बोले और उसमें अगर सिद्धार्थ शुक्ला निकल आए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाँ। और सो ऑन, अगर कोई सिद्धार्थ शुक्ला का बोले तो अगर उनका रेफरेंस निकल आए तो अच्छी बात है। बट जब तक निकलेगा नहीं तब तक मैं ना हाँ बोल सकता हूँ ना बोल सकता हूँ। ये तो फिर वही बात होगी स्पेकुलेशन वाली। तो स्पेकुलेशन नहीं करना मैं। ओके ओके सर, आपने जैसे अभी पिछली लाइफ्स के बारे में इतना कुछ बताया है, हम इस लाइफ की बात करते हैं। सर एक और मिस्ट्री है सुभाष चंद्र बोस की, जो सब जानना चाहते हैं इंक्लूडिंग मी, मुझे भी जानना है, तो आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जहाँ तक मैं जानता हूँ कटक में उनका जन्म हुआ था 1897 में। सुभाष चंद्र बोस जी की जो डेथ हुई थी वो हुई थी ताइवान में। ठीक है, अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये मिस्ट्री है, उनकी डेथ हुई थी, कई बहुत से लोग कहते हैं नहीं हुई थी। देखो इसके ऊपर जो अगर हम उनकी कुंडली देखें तो उसके हिसाब से उनकी डेथ तब नहीं बनती थी। ठीक है, और इसके कुछ ना रेफरेंसेस मिले हैं। देखो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने उनकी कुंडली जितनी देखी है उस हिसाब से वो उसके बाद जीवित थे और तकरीबन 80 साल की लाइफ तो उनकी रही होगी। ठीक है, अब बहुत से लोगों का ये कहना है जी कि वो उनको बाद में रूस में देखा गया और यहाँ तक कि ताशकंद में तो एक फ़ोटो भी आई थी। हाँ। ठीक है, तो अगर वो थे तभी तो ताशकंद में फ़ोटो आई थी। फिर कभी उनको बेनामी बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कभी उनको किसी और नाम से जाना जाता है, शायद पायलट बाबा। और कुछ साधकों का तो ये भी कहना है कि शायद उनकी डेथ हो चुकी थी और उन्होंने एक साउथ इंडियन परिवार में जन्म ले लिया। पर ये मैं आपको बात बताता हूँ कि कुंडली को देख के, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली देख के बताई थी, उनकी कुंडली के हिसाब से वो राष्ट्र प्रेमी और एक जैसे नेतृत्व करने वाले इंसान थे। तो इस जन्म में भी वो ऐसे थे और इससे पिछले जन्म में भी वो ऐसे थे। तो ये तो वो हो ही नहीं सकता कि वो बहुत ही नॉर्मल फैमिली में चले जाए, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली में ही जाएंगे और कुछ ना कुछ अच्छा देने के लिए अपने राष्ट्र सेवा के लिए ही जाएंगे। तो अगर हम उन साधकों की बात करें जिन्होंने कहा कि साउथ इंडिया में उनका जन्म हुआ, तो फिर वो तो नलिफाई हो जाता है। क्योंकि एक रेफरेंस हमारे पास उनकी पास्ट लाइफ का उनके ग्रह देशों से आया था और एक तो हमने प्रेजेंटली देखा भी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि डेथ उनकी नलिफाई यहीं से हो जाती है कि उनको ताशकंद में देखा गया था और उसके कई सालों बाद देखा गया था। कहाँ 1945, कहाँ 1965, 20 साल के बाद देखा गया था। सो ये तो आप मान के चलिए कि रेलेवेंस नहीं मिलता कि उनकी डेथ हुई होगी। सो वो प्लान था या अनप्लान था, जैसा भी था, उनकी डेथ तो नहीं हुई थी। ठीक है, और ये मैं सिर्फ उस फोटो के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, उनकी कुंडली के बेसिस पे कह रहा हूँ। तो ये तो फॉर श्योर है कि उनकी डेथ नहीं हुई थी और उनकी डेथ कम से कम 80 साल की आयु के बाद बनती है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ उनकी 1980 के बाद ही हुई है या 1980 के आसपास हुई है। तो अगर 1980 के हिसाब से देखा जाए तो 1897 में अगर उनका जन्म हुआ था तो 80-85 में उनका 80s में बनता है। ठीक है, कि 80s में आए होंगे, 80s के एज में, तो डेफिनेटली फिर उस हिसाब से तो ठीक है। पर उनका जब भी जन्म हुआ या नहीं हुआ ये एक शोध का विषय है। तो उसके लिए अगर कोई मेरे पास आए उनकी फैमिली से कि उनकी पास लाइफ कर लो तो कर लेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि आगे भी जो उनका जन्म होगा वो किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली में होगा जहाँ पर वो नेतृत्व करेंगे, चाहे वो पॉलिटिशियन के रूप में करें, चाहे वो मोदी जी की तरह आगे बढ़ के करें या जैसे भी करें, पर वो होंगे ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ओके, सो इट मींस जो बताया जाता है प्लेन क्रैश हुआ था, ये चीजें आई थिंक मे बी प्लान हो सकता है। एज पर कुंडली भी यही है। वो प्लान है या नहीं है मैं नहीं जानता,
हो सकता है कि वो बच गए थे इसलिए वो आगे चले गए, हम्म, बट जैसा भी है, बट वो डेथ तो नहीं थी उनकी वहाँ पर, ये ओके तो क्लियर है। ओके सर, जैसे हम बहुत सारी मिस्टिकल बातें कर रहे हैं अभी, ऐसे ही सर एक और चीज़ है जो मैं जानना चाहती हूँ आपसे। बोला जाता है कि जो कैलाश पर्वत है उसके ऊपर सीढ़ियाँ हैं, ये सच है या नहीं है या क्या है? देखो, एक नॉर्मल इंसान तो उन सीढ़ियों को देख ही नहीं सकता। माना यह जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर एक बाउंड्री आ जाती है जो पृथ्वी लोक और देवलोक को अलग करती है। ठीक है, वो सीढ़ियां एक साधु थे जिन्होंने कैलाश पर्वत की पहले परिक्रमा की और एक साइड में बैठ के उन्होंने साधना की। उनका कहना ये था कि जब वो साधना कर रहे थे, जब वो मेडिटेटिव स्टेट में थे, तो उनको ऐसा नजर आ रहा था कि सुनहरी सीढ़ियां उनको नजर आ रही हैं और वहां से देवदूत उनको बुला रहे हैं। पर जैसे ही उन्होंने वो साधना छोड़कर उसकी तरफ देखा तो वो सीढ़ियां गायब हो गई थी। यानी कि आप वहां पर सिर्फ मेडिटेटिव स्टेट में ही ये चीज देख सकते हो, आप अपनी नॉर्मल आंखों से ये चीज नहीं देख सकते। इस चीज के ऊपर जो तिब्बतन या फिर जो भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, या फिर बहुत जो माने जाते हैं साधु माने जाते हैं, उनका भी यही मानना है कि वहां से आप मानिए कि परलोक की या फिर स्वर्ग की यात्रा वहीं से शुरू होती है। उसके ऊपर आज तक कोई नहीं जा पाया, ठीक है, क्योंकि वहां पर वाइब्रेशंस ही ऐसी हैं। और हम तो चलो इंडियंस हैं या फिर बौद्ध धर्म वाले हैं, तो हम लोग तो शिव जी में विश्वास रखते हैं। 1980s में जब यूएसएसआर हुआ करता था, तब वहाँ के कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने वहाँ रहकर शोध किया था, यानी कि रिसर्च की थी। उनका भी यही कहना था कि कैलाश पर्वत के आसपास कुछ ऐसी एनर्जी है जो एनर्जी कोई समझ ही नहीं पाएगा। इतनी वाइब्रेशन है वहाँ पर कि वहाँ पर आप, उनको कभी लगता था कि एलियंस आ गए, कभी उनको लगता था कि कुछ और ही किसी और ग्रह से कुछ आ रहा है। पर ये तो उनका भी ये कहना था कि ऐसा लगता है जैसे कैलाश पर्वत के ऊपर कुछ अलग ही होता है। सर वैसे कैलाश पर्वत के ऊपर यूएफओस भी देखे गए हैं और बहुत बार लोग बोलते हैं कि वहां से जैसे बोलते हैं कि स्टार्स नीचे गिरते हैं और ऊपर जाते हैं। बोला ये जाता है कि जो देव हैं वो मानसरोवर में जो है स्नान करने आते हैं एंड देन फिर ऊपर चले जाते हैं। मानसरोवर का पानी इतना शुद्ध माना जाता है। एक मेरे पास आए थे कोई जो यात्रा करके आए थे, वो अपना पास लाइफ करवाने आए थे, तो वो जानना चाहते थे कि मैं कैलाश पर्वत के पास होके आ गया हूँ, दूर से दर्शन करके आ गया हूँ, मानसरोवर झील जो है उसका भी जल ग्रहण करके आ गया हूँ, क्या मेरे पाप धुल गए हैं? तो वो जानना ये चाहते थे कि क्या मेरे को शिव जी के दर्शन हो गए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था, इल्यूजन था कि मेरे को शिव जी के दर्शन हो गए। तो जब वो पास्ट लाइफ उनकी की गई, यानी कि जब वो सेशन किया गया, पास्ट लाइफ तो नहीं की गई खैर, और वो सेशन किया गया, तो वहाँ पर ये पता चला कि उन्होंने शिव जी के दर्शन नहीं किए। क्योंकि ये बात को समझो, हम बार बार ये कहते हैं कि जिसने ब्रह्मा विष्णु या महेश के दर्शन कर लिए, समझो उसे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, तो फिर वो ये जन्म कैसे लेगा? ठीक है, तो पर हाँ, ये बात उनके उस सेशन के दौरान पता लगी थी कि मानसरोवर झील जो है वहाँ पर इतना निर्मल जल है कि वहाँ पर आप उस जल को अगर ग्रहण करते हो तो समझो कि वाकई में आपके पाप सारे धुल जाते हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल रिफ्रेश हो जाती है। इतना अल्कलाइन वाटर वहाँ पर होना ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर जो आसपास की जो एनर्जीज हैं कैलाश पर्वत के आसपास की, वो एनर्जीज कहीं भी महसूस नहीं की जाती। अच्छा, वो माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा नहीं है, स्टिल वहाँ पर हेलीकॉप्टर आज तक लैंड नहीं कर पाया। कुछ तो एनर्जीज होंगी जो वहाँ पर कुछ लैंड नहीं कर पाता। आपने जैसे यूएफओस का जिक्र किया या फिर जो स्टार्स का जिक्र किया, वो हम ये कह सकते हैं कि हम यूएफओस के माध्यम से या फिर उन स्टार्स के माध्यम से शायद वो देखने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने किताबों में पढ़ा या फिर जो हम आज तक जानते हैं। जो सीढ़ियों की बात की जाती है, वही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो लोग स्वर्ग की यात्रा पे जाते हैं वो वहीं से जाते हैं, बट वो वही लोग देख सकते हैं जिनको वो रास्ता मिलता है। मतलब कैलाश पर्वत के ऊपर सीढ़ी तो बाउंड्री है, अब आप वहां तक पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाइए, पर उसके लिए आपको अपने पाप बहुत धोने पड़ेंगे। ठीक है, तो हाँ, अगर उसके आगे जा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप देवलोक में जा रहे हैं।
जी जी। सर जैसे अभी आपने एक साधु की बात करी थी, सर ऐसे ही मैंने आपके कुछ वीडियोस देखी थी, आपने बताया था कि आपने एक मुस्लिम इंसान की पास्ट लाइफ देखी थी एंड आई थिंक वो ऋषि थे, ऐसा कुछ। सर मैं इस पूरे केस के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, मेरे पास एक सज्जन आए, उनका नाम भी मैं बता देता हूँ। उनका नाम रहीम अली है। महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था और उनकी एज सिर्फ 2 साल थी जब उनके फादर उनको पाकिस्तान ले गए थे। तो पाकिस्तान जाने के बाद वो वहीं पर पले बड़े। उसके बाद वो फर्दर स्टडीज़ के लिए यूके गए। यूके से वापस आए, पाकिस्तान में एज ए टीचर काम किया और मुस्लिम हिस्ट्री पढ़े। तो अरबिक भी उनको आती थी, मुस्लिम हिस्ट्री उनको मालूम थी, तो वो वही पढ़ाते थे। उसके बाद उनको मौका मिला कनाडा जाने का। जैसे होता है ना कि परिवार का कोई सदस्य वहाँ पर गया हुआ है तो वो बुला लिया, तो एक अच्छी लाइफ के लिए वो कनाडा चले गए। वहाँ जाके उनको नेशनैलिटी भी मिली, कुछ साल रहे वहाँ पर। और फिर उसके बाद उनको भूत सवार हुआ कि मेरे को बिजनेस करना है, तो वो यूएस आ गए। पर कहते कि जब भी मैं यूके में रहा, जब मैं कनाडा में रहा, जब मैं यूएस में हूँ, तो हमेशा मैंने ये देखा है कि मेरे आसपास, इवन दो मेरी फैमिली जो है वो मुस्लिम फैमिली है, मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, बट मेरे दोस्त हमेशा हिंदू बनते हैं। ऐसा क्यों? कहते मेरे को वो इनवाइट करते हैं, मैं जाता हूँ, ठीक है, और मेरे से उनको मना नहीं होता उनके खाने के लिए, और मुझे मालूम है कि मेरे हाथ का खाना या मेरे घर का खाना तो वो खाएंगे नहीं, इसलिए मैं ऑफर नहीं करता। और कई बार ऐसा होता है कि बाय चांस की बात है, जैसे होता है ना कि आपको प्रसाद दिया जाता है, तो मुस्लिम जो है वो मैं देखिए, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, क्लियर कर रहा हूँ, बट नॉर्मली ये माना जाता है कि प्रसाद नहीं ग्रहण करते। तो कहते हैं कि मैं प्रसाद भी ले लेता हूँ। तो मुझे नहीं मालूम मेरे ऐसे क्यों होता है कि जैसे हाथ में वो चरणामृत होता है, वो लिया, थोड़ा सा पिया और सर पे लगा लिया। कहते मुझे नहीं पता मुझसे ऐसे क्यों होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हिंदू कल्चर के साथ मेरा कोई रिलेशन है। तो अब देखा जाए तो मुस्लिम कल्चर जो है या फिर मुस्लिम धर्म जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, जबकि सनातन बहुत पुराना है। तो हम ये जानना चाहते थे कि आफ्टर ऑल उनका क्या रिलेशन है। तो अब वो तो यूएस में थे, तो हमने उनका जो पास लाइफ था वो उस पर किया, जूम पे किया। अब जूम पे जब हम उनका पास लाइफ कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि मैं पहले अपने आप को केव्स में देख रहा हूँ। फिर केव्स में देखा तो मैंने कहा कि आपने पहनावा कैसा है आपका, क्या पहनते हो आप, आपने कोई स्किन पहन रखी है? जैसे होता है ना उस टाइम में तो जानवरों को मारकर उनकी स्किन पहनी जाती थी। कहते नहीं, मैं तो कुछ चादर सी लपेटी हुई है। तो मैंने कहा कैसी चादर लपेटी हुई है? तो उन्होंने बताया सफ़ेद चादर पहनी है। अब जैसे होता है बड़ा सा कपड़ा, उसने उससे अपने आप को लपेटा हुआ। तो उसके बाद हम आगे और बढ़े, हमने काफ़ी नेविगेट किया, करते 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 हम एक पेड़ के पास पहुँचे। अब पेड़ के पास जब पहुँचे तो वहाँ पर एक ऋषि बैठे हुए थे। तो कहते कि ये मेरे बाबा हैं। तो मैंने कहा आपको कैसे पता ये आपके बाबा हैं? कहते नहीं, ये मेरे बाबा हैं, पहचान रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप क्या उनका नाम बता सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि उनका नाम ऋषि भारद्वाज है। अब जब ऋषि भारद्वाज बताया तो देखो गूज़बम्स होते हैं कि इतने बड़े ऋषि का नाम ले रहे हो। तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं वो? कहते वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो मैंने कहा क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या आप वो देख के बता सकते हैं? तो जैसे मैंने ये सवाल पूछा कि क्या सिखा रहे हैं, तो उन्होंने गायत्री मंत्र बोलना शुरू किया। तो सोचो एक मुस्लिम अपने मुंह से गायत्री मंत्र सुना रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। बट सबसे बड़ी बात है कि सनातन तो पुराना है और उस टाइम में मुस्लिम धर्म तो होता नहीं था। तो जिस टाइम में वो गए थे उस टाइम में उनका उस परिवार में जन्म हुआ था, और उस टाइम में उन्होंने अपने पिता को गायत्री मंत्र सुनाते हुए या सिखाते हुए देखा। तो उन्होंने तो उस चीज को देखा, यानी कि हम युगों युग पीछे चले गए। जब हम युगों युग पीछे जा सकते हैं, यानी कि हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पे धर्म का कोई बैरियर नहीं है। तो ये जो हम बार बार बात करते हैं ना कि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू ही रहा हूँगा, मैं क्रिश्चियन हूँ तो क्रिश्चियन ही रहूँगा, तो ऐसा कोई बैरियर नहीं है। धर्म तो सब यहीं पर बने, वहाँ पर तो कोई धर्म नहीं है। तो हमारी सोल का कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, सोल इज फ्री ऑफ एवरीथिंग। हाँ, तो सर इससे ये पता लगता है कि अगर कोई इस जन्म में हिंदू है तो वो पिछले जन्म में मुस्लिम भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। हाँ, धर्म का कोई बैरियर नहीं है। एंड ऐसे आपके पास बहुत सारे केसेस आए होंगे। बहुत सारे लोग छुप छुप के आते हैं, अपनी फैमिली को बताए बिना आते हैं। कोई कुवैत से आता है, कोई दुबई से आता है, कोई पाकिस्तान से भी वाया दुबई आते हैं। मतलब आते नहीं हैं वो, फिर अगर जैसे कोई पाकिस्तानी है वो दुबई में रहते हैं या उनका कोई रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ पर रहकर अपना जूम पे करवाते हैं। तो
तो ऐसे बहुत से लोग हैं, देखते हैं तो उनको विश्वास होता है तो करवाते हैं, और जब वो करवा लेते हैं तो फिर उनको और विश्वास बढ़ जाता है। सर ऐसे ही आपने एक और पास्ट लाइफ देखी थी, मैंने आपकी ही वीडियोस में देखा था, जिसमें वो पिछले जन्म का भाई इस जन्म में किसी लड़की का पति बनकर आया था। मैं इस पूरे केस के बारे में जानना चाहती हूँ। उसमें क्या था कि एक लेडी मेरे पास आती हैं, वो बताती हैं कि उनके हस्बैंड जो हैं वो उनको प्रोफेशनली हेल्प नहीं करते। मतलब हमेशा वो कहते हैं कि तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है, तो कामयाब नहीं हो सकती, और जब कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो सपोर्ट भी नहीं करते। मतलब प्रवोक भी करते रहेंगे, सपोर्ट भी नहीं करेंगे, तो क्या चाहते क्या हो भाई, मैं जॉब करूं या ना करूं? नहीं, जॉब भी करनी पड़ेगी। तो वो भी उनकी है कि नहीं, जॉब करनी पड़ेगी, नहीं तो हम बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं दे पाएंगे। तो वो चाहते हैं कि वाइफ जॉब करे, पर उसको सपोर्ट भी नहीं करते। तो ऐसा क्या है कि मेरे हस्बैंड चाहते भी हैं मैं काम करूं, पर करने भी नहीं देते ढंग से, और मेरे तो बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करते, हमेशा मेरे को फंसाए रखते हैं दूसरे कामों में, और मेरे प्रोजेक्ट्स जो हैं पूरे हो नहीं पाते। तो जानना चाहते थे मेरे हस्बैंड का ऐसा कोई रेलेवेंस है मेरे साथ पुरानी लाइफ में। तो जब हमने उनकी पास्ट लाइफ की तो पता चला कि पास्ट लाइफ में, मतलब मैं आप पूरी फैमिली तो नहीं बता सकता कि कितने भाई थे कितनी बहनें थीं, पर ये दोनों भाई थे, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ उस ज़माने में, उस टाइम में दोनों ही मेल थे, दोनों भाई थे। तो हुआ क्या कि जैसे बड़े भाई की शादी हुई, अब घर का काम क्या था, जैसे खेती बाड़ी है, अब घर का काम क्या था, जैसे खेती बाड़ी होती है, उसके साथ बहुत बड़ी गौशाला थी। तो दूध का काम था, दूध निकालते थे, दूध बेचते थे। अब जब छोटे भाई की शादी हुई तो उसको भी गौशाला, जैसे होता है ना, वो दहेज में मिलती है, तो उसको भी दहेज में मिली। अब उसने सोचा यार मैं अपने फैमिली के साथ ही जुड़ जाऊंगा तो फिर मेरे पास अपने लिए तो कुछ भी नहीं होगा, तो फैमिली बिजनेस ही है, और मेरे को तो हमेशा अपने भाई के आगे हाथ ही फैलाने पड़ेंगे कुछ भी चाहिए तो उसने सोचा चलो मैं अलग हो जाता हूँ। तो अपने फैमिली के सामने उसने ये रखा। अब जो बड़ा भाई था वो कहता है कि तू अलग मत हो भाई, तू ऐसे चाहता है, कोई होल्ड चाहता है तो मैं तो को वैसे महीने का कुछ दे दूंगा या ऐसा कुछ दे दूंगा। तब सिक्के चला करते थे, इतने सिक्के दे दूंगा, इतनी ज़मीन तो को अलग से दे दूंगा, पर तू अलग मत हो। तो वो कहला नहीं, अलग तो मुझे होना है, अब तो मुझे ऐसे ही अलग ही होना है, और मैं अपने हाथ से ही करूँगा। तो बंटवारा सा होता है। अब बंटवारे में क्या होता है कि नौकर भी बांटे जाते हैं। तो एक बड़े भाई का जो विश्वास वाला जो नौकर होता है वो भी उधर चला जाता है। अब वहाँ पर जाके वो तो गौशाला का ही काम कर रहा था, क्योंकि उसको गौशाला मिली थी, तो बहुत खुश था वो, अच्छा खासा माल, मतलब दूध बेच रहा था, ठीक ठाक कमाई हो रही थी, घर भी अच्छा था, सब कुछ ठीक था। तो बड़ा भाई जो है वो उस नौकर से उसकी खबर लेता रहता था। तो उसे पता चल रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे होता है ना कि प्रफुल्लित हो रहा है, काफ़ी अमीर हो रहा है। तो करते करते अब एक तरफ से तो ये कंसर्न था कि मेरा छोटा भाई कैसा काम कर रहा है, बट अंदर से वो उसको जेलसी फैक्टर भी था कि यार मुझसे अलग होके मेरे ही उसने ग्राहक तोड़ दिए हैं, फलाने गांव के सारा दूध वो सप्लाई कर रहा है, पहले मेरा जाता, या फिर अगर हम इकट्ठे होते तो ये हमारा नाम होता, अब इधर इसका नाम अकेले का आ रहा है। तो वो जो नौकर था उसके पास, उसको उसने बोल के ना उसके दूध में धतूरा मिला दिया। अच्छा। अब धतूरे की प्रॉपर्टी होती है कि वो जहरीला हो सकता है, ठीक है। तो वो, ये बात खैर मैं भी नहीं जानता था उस पास लाइफ से पहले कि धतूरा जहरीला भी होता है। तो वो धतूरा मिलाने की वजह से जिन लोगों ने भी वो दूध पिया उनको उल्टियाँ हुई, दस्त हो गए। तो इस वजह से वो सभी लोग बीमार पड़ने शुरू हो गए, और ये रेगुलर बेसिस पे करने लग गए। जैसे पहले किया तो 15 दिन के बाद दोबारा किया, फिर हफ्ते हफ्ते में करना शुरू कर दिया। तो लोगों को ये हो गया कि इसके दूध में कोई गड़बड़ है, कुछ मिलावट करता है, जिस वजह से हमारी तबीयत ख़राब रहती है। तो होता है ना कई बार कि अगर किसी का दूध सेट नहीं हो रहा तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं चल दूसरे से भी पर लेके देखें। तो लोगों ने इसकी क्वांटिटी आधी कर दी, दूसरे से क्वांटिटी आधी लेनी शुरू कर दी, यानी कि अपने ही भाई से। तो उसका काम बढ़ गया, बट इधर दिखना शुरू हो गया कि इधर इसका काम घट रहा है। फिर इसने काम अपने गौशाला वगैरह को बढ़ाने के लिए कुछ कर्जा भी ले लिया था, और वो भी कर्जा इसी ने दिलाया था ज़बरदस्ती। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अब धतूरे की वजह से इसके कस्टमर टूटने शुरू हो गए। अब जो कर्जदार थे वो तो सर पे आके खड़े हो गए, क्योंकि भैया गायें तो है पर बेचने के लिए दूध भी है, पर बिक तो रहा नहीं।
तो कर्जदार आके सिर पे खड़े हो गए, भी मैं हमारा पैसा दो। तो उस टाइम में बड़प्पन दिखाकर उसने उसके कर्जे उतारे, जो कि एक्चुअली कर्जे इसने ही चढ़वाए थे ज़बरदस्ती, और उसको अपनी फैमिली में इन्वॉल्व किया, प्लस उसका गौशाला और उसकी ज़मीन जो उसके पास थी वो सब वापस अपने पास ली, और अब वो पूरी फैमिली का हेड ऑफ़ द फैमिली बन गया। ओके। तो ये जो काम किया था, ये सब करने की वजह से आज वही झेलने के लिए वो पत्नी बन के आई, और जो भाई था वो हस्बैंड बन के आया। अच्छा। यानी कि एक चीज़ को और क्लियर कर देता हूँ, जो शुरुआत में आपने क्वेश्चन किया था सोल कॉन्ट्रैक्ट वाला, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कभी हस्बैंड वाइफ हो गए तो बाद में भाई बहन नहीं बन सकते। माँ बेटा भी बन सकते हैं, भाई बहन भी बन सकते हैं, एंड सो ऑन। तो तब जो बहन थी वो अब हस्बैंड बन गया। ओके। तो आप इस चीज़ को बड़ा ध्यान से रखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट में। ये ज़रूरी नहीं है रिलेशंस कंटिन्यू करेंगे, वो अलग अलग हो सकते हैं। ओके सर, आपने इतने सारे लोगों की पास्ट लाइफ देखी है, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अपना जो आपका इससे पिछला जन्म था वो देखा है? इससे पिछला जन्म तो नहीं देखा, पर मैंने अपनी 6 लाइफ्स देखी थी, और ये तब देखी थी जब मैं सीख रहा था, और उनको देखने का कारण था। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे पानी से डर लगता था, तो मैं जानना चाहता था मुझे पानी से डर क्यों लगता है। मुझे ऊंचाई से डर लगता था, तो मैं जानना चाहता था ऊंचाई से डर क्यों लगता है। तो वो जो चीज़ें पता चली, वो मैंने आपको बोला था ना, इवेंट बेस्ड होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये 2 प्रॉब्लम्स तो मेरी इवेंट बेस्ड थी। तो देखने के कुछ समय बाद ही मेरे ये डर ख़त्म हो गए थे। ओके। ओके। आज की डेट में स्विमिंग कर लेता हूँ, और मैं मतलब 20-22वें माले तक चला जाता हूँ, उससे ऊपर तो कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। ओके। ओके। तो सर, जैसे आप कह रहे हैं आपने अपनी 6 लाइफ्स देखी हैं, तो सर आपने अपनी उन लाइफ्स में डेथ भी देखी होगी, किस तरीके से हुई है? हाँ बिल्कुल, तो देखिए। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बताएंगे ऑडियंस को कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है उस टाइम पे? देखिए, सबसे पहले तो आपकी जैसे डेथ हुई है, सबसे पहले तो आपको वो महसूस होता है। जैसे मैंने एक डेथ देखी थी अपनी, मुझे जैसे शिप होती है, शिप में से मुझे फेंक दिया गया था। ठीक है, तो आई वॉज़ वेरी यंग, 5-5.5 साल का था तब मैं। तो जब शिप से फेंका गया था तो डेफिनेटली मेरे अंदर जो होता है ना कि आपके अंदर पानी जाता है, आप डूबते हैं, आप सांस लेना चाहते हैं, ले नहीं पाते, आपकी बॉडी पानी से भर जाती है। तो वो सब कुछ महसूस हुआ था मुझे। तो वो घुटन, वो सब महसूस की थी। अब उसके बाद जब मेरे को पानी में फेंक दिया गया तो डेफिनेटली मेरे लास्ट राइड्स तो हुए नहीं होंगे। तो लास्ट राइड्स नहीं हुए, तो उस टाइम में तो मैंने अपने आप को कहीं आते जाते कहीं देखा नहीं था, ना मैंने कोई दूध देखे, ना मैं कहीं गया। बट हाँ, ये होता है, आप जब जाते हो तो आपको लेने आते हैं यमदूत। ओके। तो वो लाइफ जो थी वो मुझे जिसने दिखाई थी, उसने इतना प्रॉपर मुझे नेविगेट नहीं किया कि मुझे वो टाइम दिया हो कि मैं वो यमदूत देख पाता। एक और लाइफ मैंने देखी जिसमें कि मैं बहुत ऊंचे एक पहाड़ से गिर जाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ऊंचाई का डर था। अब वो भी एक इवेंट बेस्ड डर था, ट्रॉमा था, तो वो भी मेरा ऊंचाई का डर जो है वो उस इवेंट को देख के ख़त्म हो गया था। अब जब मैं पहाड़ से गिरता हूँ तो फिर डेफिनेटली माँ बाप अपने बच्चे को तो ढूंढेंगे। जब मुझे ढूंढा जाता है तो फिर मुझे जलाया भी जाता है। जब जलाया जाता है तो उसके बाद मैंने उस टाइम में अपने आप को, अपनी बॉडी को देखा, अपने माँ बाप को रोते हुए देखा, अपने सिबलिंग्स को रोते हुए देखा। तो ये देखा कि हाँ, मेरी फैमिली मुझे प्यार करती थी। तो वो सबसे पहली बात तो ये कि उनको रोते हुए देखा। तो ये एक मेरे लिए एक शिक्षा थी कि हाँ, जब आप जाते हो तो आपको आपकी फैमिली मिस करती है। अब उसके बाद मेरी डिटैचमेंट होनी ज़रूरी थी उस मोमेंट से। तो वो डिटैचमेंट्स कैसे होती हैं, जब आपकी दिखता है आपको आपकी फैमिली जो है वो अपने रेगुलर काम पे शुरू हो गई है। जैसे कहा जाता है ना, शुरुआत में चौथे तक कोई काम नहीं करता, पर उसके बाद तो काम करते हैं, आजीविका चलानी है, खेतों में काम करना है, सब कुछ करना है। तो जब वो काम करना शुरू कर देते हैं, सारे खाना खुना खा रहे होते हैं, कभी किसी को मिठाई खाते देख लेते हो, तो डिटैचमेंट हो जाती है, चलो अब शो ख़त्म हो गया, अब चलना चाहिए। तो जिस टाइम आप ये देख लेते हो, खासकर पहले जो भी आपके घर में रिचुअल्स होते हैं, जैसे 17वां होता है कईयों का 13वां होता है, उस टाइम के दौरान जब आप देख लेते हो तो आप डिटैच हो जाते हो। तो जो आपको यमदूत लेने आए होते हैं तो आपको लेके जाते हैं। आपने देखे यमदूत सर? हाँ,
तो जब वो आपको लेके जाते हैं तो वो इंसिडेंस जो होता है, वो जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत डरावना होता है। क्योंकि पहली बात तो आप जानते नहीं आप जा कहाँ रहे हो, आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता, वो भी अननोन लोग लेने आए हैं। अननोन लोग लेने आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका चेहरा आपको इतना फ्लैट नज़र आता है कि ना उनके चेहरे पे मतलब कोई इमोशंस नहीं है, ना कोई खुशी है ना कोई गम है। आप उनसे क्या बात कर रहे हो उसका वो कैसे जवाब दे रहे हैं, सीधा बोलते हैं आप पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? सर आप ये बताएंगे कि यमदूत जैसे आप कह रहे हैं आपने देखे हैं, तो वो दिखने में डरावने थे बहुत ज़्यादा, या उसके अपीयरेंस के बारे में? देखिए, इसके बारे में आपको मैं क्लैरिफाई नहीं कर सकता कि वो डरावने होते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अलग अलग लाइफ में 2 बार यमदूत देखे हैं और दोनों बार मैंने उनको अलग अपीयरेंस में देखा है। अब वो 2 अलग अलग क्यों देखे मैंने? क्योंकि जैसा मैं उनके लिए मेरे मन में या सबकॉन्शियस में चीज़ें फीड होंगी मैं वैसा ही उनको देखूंगा। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन ठीक कर है। पाएंगे? अब कभी एक लाइफ में तो मैंने देखा था कि वो छोटे छोटे हैं, बोने से हैं और उनके पंख भी हैं और वो काले से हैं। ठीक है, तो मैंने शायद उस लाइफ में उनको वैसा ही जाना था, इसलिए मुझे वैसे लेने आए थे। और एक लाइफ में मैंने ऐसे देखा जैसे कि वो हवा के झोंके की तरह एक, जैसे आजकल वो दिखाते हैं ना, एक ट्रांसपेरेंट सा इंसान होता है जो जिसकी कोई अस्तित्व नहीं है पर वो आपको उठा के लेके जा रहा है। तो वो बाजुएं मेरी फैली हुई हैं और मेरी बाजुओं को पकड़ के लेके जा रहे हैं। दोनों बार मैंने ये देखा कि मेरे को एक लाइन में जाके खड़ा कर दिया गया। जहाँ पर लाइन में जाके खड़ा किया गया वहाँ पर कई लोग हैं जिनके कपड़े हैं उनके शरीर पे, पर कई लोग जो हैं बिल्कुल निर्वस्त्र हैं। जो निर्वस्त्र हैं वो तो जैसे कहते हैं नर्क, वो उसमें जा रहे हैं। उनके साथ वहाँ पर क्या क्या किया जाता है वो बताने लायक नहीं है। मतलब हमने जैसे सुना हुआ है कढ़ाई में फ्राई किया जाता है वगैरह वगैरह, तो वो उससे भी बुरा होता है। तो आप कह रहे हैं स्वर्गलोक और नर्कलोक होता है? होता है वहाँ पर, मैंने ये देखा है। यहाँ नहीं कि मैंने यहाँ तक देखा है कि एक इंसान मतलब एक सोल ऐसी थी, स्पिरिट, जो रेप्स काफ़ी किए थे जिसने, और जब वहाँ पर उसको पहुँचाया जाता तो नर्क में जाने से पहले पहले उसे हुक्म ये मिलता है कि उसके जेनिटल्स में पिन डाले जाएंगे। तो वो पेन क्या होगा? तो यानी कि वो ऐसा भी मैंने देखा है। और कुछ लोगों को मैंने एक लेफ़्ट टर्न लेते हुए देखा है जहाँ पर मधुर संगीत है, जहाँ पर बहुत शांति है, आपको ऐसे लग रहा है जैसे बादल से हैं, और जितने भी लोग दिख रहे हैं अच्छे दिख रहे हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड दिख रहे हैं। तो आप जब ऐसी जगह पे जाते हो तो आप उसको स्वर्ग का ही नाम दोगे। तो ऐसे मैंने 2 अलग अलग लोग देखे, बट नर्क की तरफ मैं गया नहीं, पर मैंने वहाँ पर उस द्वार पे देखा कि लोग कैसे कैसे उनको यातनाएं देके उनको आगे भेजा जा रहा है। और इसका व्याख्यान जो है वो सिर्फ मुझसे जानने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में तो गरुड़ पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, ऐसे कई जगहों में दिया हुआ है। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो पढ़ सकता है। तो सर जैसे बोला जाता है कि जब सोल आगे की जर्नी तय करती है तो बाद में उनको एक यमराज मिलते हैं और वो फिर उनके कर्मों का हिसाब लेते हैं। तो क्या आपने यमराज देखे? धर्मराज कहूँगा मैं, धर्मराज के साथ एक बार मेरा हुआ, और धर्मराज ने पूछा चित्रगुप्त से बताइए इनके बारे में। तो हमारे पास क्या लैपटॉप्स होंगे और क्या कंप्यूटर होंगे जो उनके पास था। मतलब मुझे उस समय ऐसा दिखा कि जैसे उन्होंने मेरे 1 सेकंड में, नैनो सेकंड में उन्होंने मेरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने मेरे अच्छे कर्म भी बताए, मेरे बुरे कर्म भी बताए, पर साथ में उन्होंने ये बताया कि क्योंकि तुमने ये अच्छे कर्म किए हैं इसलिए तुम्हें हाथ लगाने से मना किया गया। तुम्हारे गुरु ने यानी तुम्हारे इष्ट ने तुम्हें हाथ लगाने से मना किया, तो इसलिए तुम यहाँ पर रह सकते हो, यानी कि तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा मैंने देखा, यानी कि वहाँ पर आपके अगर आपको ये अपने इष्ट देव का अगर आपको ये आशीर्वाद ना हो तो फिर डेफिनेटली आपके साथ क्या क्या होने वाला है। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें। तो सर आप ये बताएंगे आपने कौन से लोक देखे हैं? बस यही 2 देखे थे। ओके, क्योंकि मैं 2 ही बार देख पाया ये चीज़, इससे ज़्यादा नहीं देख पाया, और भगवान ना ही दिखाए। जी 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 जी। सर बहुत आजकल के जो मेन प्रॉब्लम है यूथ की, जेंजीज की, या वैसे भी रही है, वो रही है लव प्रॉब्लम। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि उनका प्यार अधूरा रह गया है या फिर एक तरफा है, वो जिसको पसंद करते हैं वो किसी और को पसंद करता है। तो सर आपने कोई ऐसा केस देखा है, उनकी पास्ट लाइफ देखी हो कि तुम्हारे साथ ये क्यों हो रहा है? बहुत से देखे हैं। देखिए, इसके ना कई सारे कारण होते हैं। जैसे एक
एक केस देखा था मैंने जिसमें वो जानना चाहते थे कि उनकी शादी क्यों नहीं हो रही। हम्म, अब पास्ट लाइफ में जब गए तो पता चला कि वो किसी को पसंद करते थे, और जब उसकी शादी कहीं और हो गई तो उन्होंने खुद ही ओथ ली थी कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। ठीक है, तो एक केस तो यही देखा। एक केस देखा था कि कहीं वो मेवाड़ की कोई राजकुमारी थी। मेवाड़ उस टाइम में राजस्थान नहीं कहते थे, मेवाड़ कहते थे। तो उस साइड की कोई राजकुमारी थी, तो उन्होंने ये देखा कि उनकी जिससे शादी होनी थी, जैसे रिश्ता पक्का हो गया है, तो कोई लड़ाई शुरू हो गई। अब वो लड़ाई जब हुई तो तब तक तो यही था कि चलो इस लड़ाई से जीत के आएंगे तो हमारी शादी हो जाएगी। तो वो मन से अपने अपने मन से उनको हस्बैंड मान चुकी थी। तो पता चलता है जी कि लड़ाई के बाद उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद उन्होंने आजीवन विधवा की तरह जीवन जिया था। तो फिर वही मन में भावना आ गई कि मैं शादी नहीं करूँगी। वही कैरी फॉरवर्ड होके आपके करंट लाइफ में आ गया। ओके। ठीक है, कई बार आपने कईयों के, जैसे फिर वही बात है कि कईयों के चीज़ें ख़राब की होती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो उपटन वाली। ऐसे किसी ने क्या किया, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक भाभी थी, उसने अपने अपनी नंद को, अब वो 4 भाई थे और नंद थी एक, तो जब वो शादी करके आई तो सबसे बड़ी बहू थी। आके देखती है कि सारे घर की तो मुझे सेवा करनी पड़ती है, सास ससुर की भी करो, चारों जितने देवर हैं उनकी भी, और नंद की भी, वो सारे पढ़ते हैं। तब उसे चाहिए था कि भाई मैं किसी तरीके से, कोई तो मेरा हेल्पर हो, सास को मैं बोल नहीं सकती। तो नंद को उसने प्रोवोक करना शुरू किया कि देख, मैं अब इस घर में आई हूँ, पराए घर में आई हूँ, तो मैं कितना अच्छे घर से आई हूँ, मेरी क्या गत हो रखी है, मैंने काम नहीं सीखा होता तो मेरे साथ क्या होता, तुम भी काम सीखो, तुम पढ़ाई को छोड़ो, पढ़ाई आगे कहाँ काम आएगी, किसको पढ़ाओगी जाकर, वगैरह वगैरह। तुम्हें तो कल को कोई ये भी नहीं पूछेगा 4 × 6 क्या होता है। उसको प्रोवोक करना शुरू किया, उसकी एजुकेशन छुड़वा दी। अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे हम एक छोटे गांव में होते हैं तो मंडियां बाहर होती हैं उस टाइम में। जैसे अभी आप एक छोटी सी बात सोचिए, अगर किसी गांव में बैठे हैं तो हमें अपना कुछ भी बेचना है या कुछ भी खरीदना है तो एक नॉर्मली पास के किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा। तो जैसे वो बड़ा शहर होता है, वहाँ गए। अब जब वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ की चकाचौंध देखते हैं, तो साथ में सोचते हैं कि मंडी तो यही है, यहीं क्यों ना घर बना लिया जाए। अब घर बनाना है तो फिर नंद को भी ले आए, क्योंकि रसोई वो भी साथ में संभालेगी, मेरे बच्चे भी संभालेगी। करते 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 सर्कमस्टांसेस ऐसे ले आए कि कल को उसकी शादी ना हो। तो जब आपने किसी की शादी ऐसे रुकवाई, या अब एक केस तो यही हो गया, या जैसे दूसरी चीज़ ये होगी कि जैसे आपके जितने भी देवर हैं उन देवरों की शादियां ख़राब की। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कईयों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनकी एक शादी हुई तो शादी ख़राब हुई, दूसरी शादी हुई वो ख़राब हुई, तीसरी शादी हुई तो वो ख़राब हुई, पर वो शादियां कोई भी मन से नहीं हुई थी। वो शादी कोई भी मन से नहीं हुई थी। शादी करना तो हम किसी और से चाहते थे। हाँ। ठीक है, तो वो जो और उनके लिए अभी भी प्यार है। उनके लिए प्यार हो भी सकता है, पर जिससे हम प्यार करते थे वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इवेंचुअली क्या हुआ, जिसे पाना चाहते थे उसे पा नहीं पाए, और जो हमारी लाइफ में आया वो हमारे यहाँ उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या फिर वो हमारे लायक नहीं रहा, या वो बचा ही नहीं, लाइफ में उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे कई सारी सर्कमस्टांसेस आते हैं जब लोग अपना जीवन साथी के साथ नहीं रह पाते। कईयों के जीवन साथी लाइफ में आते नहीं, आते हैं तो फिर बचते नहीं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। तो सो पास्ट लाइफ से ही कनेक्शन होता है। अगर इस लाइफ में दुख मिल रहा है लव लाइफ में, तो कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में ही करा है, ये श्योर है। देखो ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है। ठीक है, बाकी अब किसी के खुद के ऐसे कर्म हो आज की लाइफ में कि तुम किसी ऐसे, अब सोचो ना, किसी कोई लड़की चाहती है कि मैं किसी का घर तोड़ के उससे शादी कर लूँ, तो ये तो फिर बेवकूफ़ी है ना। और या फिर कोई मैरिड इंसान है, उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल कर लिया तो फिर उसके बाद उससे शादी कर लूँ, तो ये भी बेवकूफ़ी है ना। तो इवेंचुअली अगर आप या तो सोच लो कि मैं बेवकूफ़ी ना करूँ, और अगर बेवकूफ़ी कर रही हूँ तो फिर इसका मतलब आपके पास्ट लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, आपके दिमाग से लेना देना है। और अगर दिमाग से कोई लेना देना नहीं तो फिर पास्ट लाइफ से हो सकता है। तो ऐसे बिल्कुल। सर, आज
आज का पॉडकास्ट काफ़ी यूज़फुल रहा है, क्योंकि आपने जितने भी इंसिडेंट्स बताए हैं, लाइक आपने क्लाइंट केसेस के हिसाब से बताए हैं, तो हर चीज़ समझना बहुत इजी रहा है कि क्यों एक बर्थ मार्क लेकर आया है इंसान, या क्यों कोई दुख ले रहा है, सह रहा है। तो आई एम श्योर ऑडियंस को आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना, बिकॉज सर लास्ट पॉडकास्ट में बहुत कमेंट्स आए थे कि हमें एक और पार्ट चाहिए, तो क्योंकि काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद करा था, तो इस पॉडकास्ट में भी कमेंट कर देना, हम जल्द ही दूसरा पॉडकास्ट भी लेकर आएंगे। एंड थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम जी।